बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर है तीसरा, आव्यूह। इसको हम कहते हैं मैट्रिसेस या इसका दूसरा नाम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। बच्चों, गणित के क्षेत्र में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। एक यहां से हम कहें कि अगर रैखिक समीकरणों को हमें हल करना हो, 2 चर वाली रैखिक समीकरण हो या फिर 3 चर वाली रैखिक समीकरण हो, और उनको अगर हमें हल करना है तो हम यहां आव्यूह की मदद से इन समीकरणों को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत सरलतम रूप से उसका हम हल निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हालांकि यहां पर आपके पाठ्यक्रम में ये बातें शामिल हैं। आगे जाओगे तो आपको ये सारी बातें मानी रैखिक समीकरणों का हल करना आव्यूह विधि से सीखने को मिलेगा। यहां आपके पाठ्यक्रम में है। हम ऐसे कह सकते हैं कि आव्यूह का जो उपयोग सबसे पहले हुआ है वो रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए किया गया है। ठीक है, अभी सारी बातें इसकी रैखिक समीकरण को हल करने की सारी बातें डिटेल बाद में आपको बताएंगे। बच्चों, यहां गणित के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। आइए समझते हैं आव्यूह क्या होता है। आव्यूह क्या होता है बच्चों? आव्यूह और कुछ नहीं बल्कि आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में एक जमावट करके रख देते हैं। पंक्तियों में और स्तंभों के रूप में अगर किसी एक आयताकार क्यारी के रूप में उन आंकड़ों को सजा लें तो बस वही आंकड़े जो आयताकार क्यारी के रूप में होते हैं उन्हीं को हम आव्यूह कहते हैं। और बहुत ज्यादा कोई बात नहीं है, क्योंकि होता क्या है, आंकड़ों को सजाने की एक प्रोसेस है समझो, इसलिए इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। बस उनको कैसे कैसे इन आंकड़ों को सजाओगे वो आपका आव्यूह होता है। बच्चों, जैसे हम ये कहें कि 2 व्यक्ति हैं, मान लेते हैं एक व्यक्ति राम है और एक व्यक्ति श्याम है। और यूं कोई मार्केट गया, उसने सोचा कि भाई हम अपने कुछ पढ़ने लिखने की सामग्री खरीद लें, तो बुक सेलर की दुकान पे गया और राम ने मान लेते हैं कलम खरीदी। राम ने कलम खरीदी और यहां पर मान लेते हैं कलम इसने खरीदी, कलम 4 कलम खरीद ली। राम ने कलम कितनी खरीदी? 4। और यहां पर उसने कलम के साथ साथ सोचा पेंसिल भी खरीदे, तो यहां पर वो जो इसने पेंसिल भी खरीद ली, पेंसिल भी कुछ खरीदी। मान लेते हैं पेंसिल इसने 2 खरीदी। राम गया बाजार, उसने कलम 4 खरीदी और पेंसिल 2 खरीदी। इसके बाद श्याम बाजार गया, इसको भी जरूरत पड़ी कलम और पेंसिल की, तो इसने भी क्या काम किया, 5 कलम खरीद ली और इसने 3 पेंसिल खरीद ली। ठीक है, तो यहां राम के पास जो कलम है वो कितनी है? 4 और पेंसिल है 2, और श्याम के पास कलम है 5 और पेंसिल है 3। इनको एक अगर ये आंकड़ों को यहां पर आयताकार क्यारी में इन आंकड़ों को लिख दिया जाए। देखो ये आपका है, ये आपका पहली पंक्ति में देखो क्या है, ये राम है, इनमें आपका ये 4,2 लिखा है, 4 और 2 लिखा है। इसका मतलब ये कलम है, ये देखो कलम है, क्या है? कलम। और यहां पर ये क्या है? पेंसिल है। ये क्या है? पेंसिल है। यहां पर ये पेंसिल है। ठीक है, ये आपका जो स्तंभ बनता दिखाई दे रहा है, यहां पर देखो ये तो हो गया आपका राम, ये क्या है? राम। ठीक है, और यहां पर ये क्या है? ये है श्याम। श्याम का डाटा यहां पर है, देखो यहां पर 5 इन्होंने कलम खरीदी और पेंसिल खरीदी 3। श्याम ने 5 कलम और 3 पेंसिल खरीदी, और राम है, इसने 4 कलम और 2 पेंसिल खरीदी। तो इस तरीके से इन्होंने एक जो डाटा बना लिया, ये डाटा एक खाका सा बना लिया कि भाई हमने ऐसे ऐसे किया। तो बच्चों, ये सब कुछ जो है ना, ये आंकड़ों की जो जमावट बना के रखी है, इसी को हम कहते हैं आव्यूह। ये क्या है? यही आव्यूह है। ठीक है, तो हमने बताया कि इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। इन आंकड़ों को जो जमावट किए करके हमने रखा है, बस इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम आव्यूह कहते हैं। यहां पर बच्चों देखो ध्यान से, इसको जो क्षैतिज में है ना, ये क्षैतिज में, इसको हम यहां पंक्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं? पंक्ति। यहां ये क्या है? पंक्ति है। एक ये भी आपकी पंक्ति है, तो यहां पर पंक्ति कितनी हो गई? 2। एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 2 पंक्तियां हैं। और इसी प्रकार से ये जो खड़े हैं ना, इसको हम कहते हैं स्तंभ। क्या कहते हैं? स्तंभ। ये है स्तंभ और एक स्तंभ आपका ये है। ठीक है, हम ऐसे कहें ये स्तंभ नंबर 1 है और ये स्तंभ नंबर 2 है,
और बिल्कुल इसी प्रकार से ये पंक्ति नंबर 1 है और ये आपकी पंक्ति नंबर 2 है। ठीक है, ये पंक्ति नंबर 1 है, ये पंक्ति नंबर 2 है, ये स्तंभ नंबर 1 है और ये स्तंभ नंबर 2 है। इतनी बात ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अब कोई जरूरी नहीं है बच्चों की ऐसा ही हो कि 2 पंक्तियां हो या 2 स्तंभ हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा कतई कोई जरूरी नहीं है कि 2 पंक्तियां हो 2 स्तंभ हो सकता है पंक्तियां 3 हो जाएं स्तंभ 2 हो जाएं, ऐसा भी संभव है। ऐसा भी हो सकता है कि 3 पंक्तियां हो 3 स्तंभ हो, ऐसा भी संभव है। जैसे यहां पर इसने एक तीसरा कोई और आइटम मान लेते हैं कॉपी खरीदी। यहां पर एक कॉपी मान लो खरीदी इसने, राम ने 4 कलम खरीदी और ये आपकी 2 पेंसिल और साथ साथ में मान लेते हैं ये आपके पास 3 कॉपी खरीदी। तो यहां पर एक और डाटा यहां देखो बढ़ जाएगा, 3 कॉपी खरीदी, यहां पर एक डाटा और बढ़ सकता है कॉपी वाला, है ना, कॉपी यहां लिख ले कॉपी, और 3 इसने कॉपी खरीद ली। और ये श्याम मार्केट गया तो इसने 5 कलम खरीदी और 3 पेंसिल और इसके बाद यहां पर 4 कॉपी खरीद ली। तो बच्चों ये देखो एक डाटा और बढ़ गया इसमें। ठीक है, तो अब यहां आप देख सकते हो इसमें ये आपकी पंक्ति नंबर 1 है, ये पंक्ति नंबर 1 है, ये पंक्ति नंबर 2 है, लेकिन स्तंभ 1 2 और ये आपका तीसरा स्तंभ हो गया। यहां पर देखो स्तंभ कितने हो गए, 3 स्तंभ बराबर कितने हो गए, यहां पर स्तंभ आपके 3 हो गए। ठीक है, स्तंभ हो गए 3, लेकिन पंक्तियां 2 हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। यहां पर आप देख सकते हो कि यहाँ 2 पंक्तियां हैं और यहाँ पर 3 स्तंभ हैं। याद रखिए स्तंभ का मतलब खंबा होता है। तो आपको जो ऊर्ध्वाधर खड़े हुए दिखाई देती हैं लाइनें जो, तो इन ऊर्ध्वाधर लाइनों को क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। और जो क्षैतिज, ये क्षैतिज दिखाई देते हैं, इनको पंक्तियां कहते हैं। ठीक है, पंक्तियां होती हैं क्षैतिज और जो स्तंभ होते हैं वो क्या होते हैं, ऊर्ध्वाधर होते हैं। ठीक है बच्चों, बता दें कि इसका एक पढ़ने का तरीका भी है। यहां पर इसको पढ़ने का एक तरीका भी है कि यहां पर हमेशा ये पंक्तियां और इनको स्तंभ, पहले पंक्तियों को कहा जाता है फिर स्तंभ को कहा जाता है। तो अगर हम ये कहें कि ये आपका एक कोई आव्यूह है, ये कोई आव्यूह है, आव्यूह, चलो एक बात पहले बताएं बच्चों, आव्यूह को अंग्रेजी के वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे हम ये कहें कि ये आपका आव्यूह है और इसको कभी अगर हमें ए से लिखना पड़े तो ए बराबर ऐसा लिख सकते हैं 4 2 3 और यहां पर 5 3 4। ये देखो आपका ये एक आव्यूह कहलाएगा, ये ए आव्यूह है। इसमें हमने ये डाटा कर लिए कि भाई ये क्या है, देखो ये क्या है, ये राम का डाटा है, ये श्याम का डाटा है ना। ये क्या है, ये इन्होंने कलमें जो खरीदी हैं वो है, ये पेंसिल खरीदी है वो है, और ये इन्होंने कॉपी जो खरीदी है वो है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये ए आव्यूह के द्वारा हमने प्रदर्शित कर लिया। याद रखो कि यहां पर जो पंक्तियां हैं उनको, यहां पंक्तियों को देखो 1 और 2 पंक्तियां हैं और इसके बाद 3 इसमें स्तंभ हैं। तो इसका बच्चों क्रम आपसे पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आव्यूह का क्रम, या इसको कोटि कहते हैं, अंग्रेजी में इसको ऑर्डर कहते हैं, कि भाई आव्यूह जो है उसका कोटि बताइए या क्रम बताइए। तो आपको कहना है इसका क्रम कितना है, 2 गुणे 3 का क्रम है। 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं, इसलिए इसका क्रम कितना होगा, 2 गुणे 3 होगा। अच्छा ठीक है भाई बच्चों, यहां पर ये जो लिखे हैं 4 2 3, ये क्या है, ये इसके आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। यहां पर 4 2 3 5 3 4, ये सब क्या है, आव्यूह के अवयव है। ठीक है, अवयव का मतलब इसके अंदर जो डाटा लिखा है वो इसके अवयव कहलाते हैं। और यहां पर इनको देखो कैसे, हमने बताया कि यहां पर अगर 2 पंक्तियां हैं तो 2 पंक्तियां पहले लिखी जाएंगी और इसके बाद स्तंभ लिखे जाते हैं। तो 2 गुणे 3 क्रम का ये आपका आव्यूह कहा जाएगा। और अगर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पर अवयवों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 3 गुणे 2 बराबर 6 लिखना है। 6 आव्यूह के अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके अवयव कितने हैं, 6। इतनी बात यहां तक तो क्लियर है मेरे ख्याल से, यहां तक तो किसी को कोई समस्या है नहीं। अब देखो कुछ गणितीय भाषा है, देखो गणितीय परिभाषा लिख देते हैं, है ना, इसको रब करके गणितीय परिभाषा लिख देते हैं। देखो तो बच्चों ये इसकी गणितीय परिभाषा है। देखो आव्यूह की गणितीय परिभाषा क्या है, आव्यूह संख्याओं या फलों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। क्या होता है, आयताकार क्रम विन्यास, काहे का,
संख्याओं का या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। क्या है, देखो एक लाइन की परिभाषा है कि आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। मतलब इसको एक आयत के रूप में इसकी प्रविष्टियां लिख दी जाएं, इसमें जो लिखे होते हैं, संख्याएं लिखी होती हैं या जो फलन लिखे होते हैं, उनको अवयव या इनकी प्रविष्टियां कहते हैं। यहां पर इसको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। मान लेते हैं इसको ए से व्यक्त करें और यहां पर इसकी प्रविष्टियां लिख दें। मान लें 2 लिख दें, 3, 4, यहां कुछ भी लिख दें, 5, 6, 7, ये देखो इनकी प्रविष्टियां कहलाती हैं। या ये कहें कि ये इसके अवयव हैं। यहां पर 1 और 2, यहां पर हमने देखो 2 पंक्तियां बनाई। अगर आप चाहो तो नीचे यहां पर 8, 9, 10, चलो यहां पर हमने 3 पंक्तियां बना दी, 3 स्तंभ बना दिए। देखो ये इसकी पंक्तियां कहलाती हैं और ये इसके स्तंभ कहलाते हैं। इसको कहते हैं पंक्ति नंबर 1 या फिर अंग्रेजी में ऐसे भी देखो शॉर्ट में कह सकते हो, ये R1 है, रो नंबर 1। अंग्रेजी में पंक्ति को रो कहते हैं, इसलिए इसको आप रो नंबर 1 कह सकते हो। और ये आपका रो नंबर 2 है और यहां पर इसको हम रो नंबर 3 कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार ये आपका पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। स्तंभ को अंग्रेजी में कॉलम कहते हैं, इसलिए इसको कॉलम नंबर 1 और इसको कॉलम नंबर 2 और इसको कॉलम नंबर 3 कह सकते हैं। मतलब C1 इसको C2 और इसको C3 कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बात। अच्छा, अब हमने बताया कि भैया इसका अगर हमें क्रम बताना हो, आव्यूह का अगर हमें क्रम बताना हो, तो आव्यूह का क्रम क्या होता है बच्चों, यहां पर समझो आव्यूह का क्रम क्या होता है। आव्यूह का क्रम, आव्यूह का क्रम, तो आव्यूह का क्रम यहां हमने बताया पहले पंक्तियों को गिनना है। यहां आप गिन सकते हो, पंक्तियां देखो 3 हैं और यहां स्तंभ भी 3 है, तो इनका क्रम जो होगा वो क्या होगा। यहां देखो इसका जो ऐसे लिखा होता है, इसको क्या कहते हैं, ये क्रम लिखा होता है। 3 गुणे 3 क्रम का आव्यूह है आपका। ये आव्यूह का क्रम आपको 3 गुणे 3 कहना है, 9 नहीं कहना है, तो गुणा करके अब बता दो। 9 अगर गुणा करके बता दोगे तो यहाँ पर जो प्रविष्टियां हैं अर्थात इनके जो अवयव हैं उनकी संख्या ज्ञात हो जाएगी। अगर आपसे कोई ये कहता है कि इस आव्यूह के अवयव कितने हैं, तो यहाँ पर 3 में 3 का गुणा करके आपको अवयवों की संख्या बतानी है। अवयवों की संख्या 9 है। ठीक है, और अगर केवल क्रम पूछा जाए तो आपको 3 गुणे 3 क्रम लिखना है। बच्चों अगर हम कोई दूसरा आव्यूह यहाँ पर ऐसे मान लें कि आव्यूह आपका B है और यहाँ पर आव्यूह इस प्रकार से बना दें कि यहाँ पर हम लिख दें A11, A12, A13 और डॉट डॉट आगे चलते जाएं A1N लिख दें। इसको देखो ध्यान से समझो। A11 का क्या मतलब है, A11 का मतलब है कि आपकी जो पहली पंक्ति है और इसका पहला स्तंभ है उसका ये एक अवयव है। इस अवयव को हम हमेशा याद रखोगे, A11 पुकारोगे। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का ये अवयव है, इसलिए इसको A11 लिखते हैं। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ का ये अवयव है, इसलिए इसको हम A12 कहते हैं। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव है, इसलिए इसको A13 कहते हैं। और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएं तो ये पंक्ति तो पहली है लेकिन स्तंभ आपका nवां है, इसलिए इसको A1N पढ़ते हैं। अगर दूसरी पंक्ति की बात करें तो यहां पर देखो A21, दूसरी पंक्ति चालू हो गई, स्तंभ पहला है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, और इसी प्रकार से A22 यहां लिखोगे, A23 लिखोगे, डॉट डॉट करते हुए A2N आप यहां लिख दें। इसी प्रकार और आगे देखो बढ़ो, अगर तीसरे स्तंभ की बात, ये तीसरी पंक्ति बनाए ना बनाए, तीसरी थोड़ा और आगे ले आए और आगे ले आए। मान लेते हैं कि ये आपकी AM1 लिख दें। इसका क्या मतलब हो गया, ये आपका mवीं पंक्ति हो गई और इसका पहला स्तंभ हो गया। क्या हो गया, mवीं पंक्ति और पहला स्तंभ। और इसी प्रकार यहां आपको लिखना है AM2 लिखना है और यहां आपको लिखना है AM3 लिखना है और आगे डॉट डॉट यहां पर AMN लिखना है। इसको देखो ध्यान से समझो पूरी बात, क्या मतलब इसका हुआ। इस आव्यूह में आप ध्यान से समझो तो आप हमें ये बताओ कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं और इसमें कितने स्तंभ हैं। तो आपको देखो पहली पंक्ति,
ये दूसरी पंक्ति, इसी प्रकार यहाँ डॉट डॉट है, इसका मतलब तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, पांचवी, छठवीं, और यहाँ पर आपकी एमवीं पंक्ति है। कौन सी पंक्ति है? एमवीं पंक्ति। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? एम है। पंक्तियों की संख्या बच्चों एम है। स्तंभों की संख्या बताओ। यहां पर देखो, स्तंभ नंबर 1, स्तंभ नंबर 2, स्तंभ नंबर 3, स्तंभ नंबर 4, 5, 6 और स्तंभ नंबर n। इसका मतलब यहां पर स्तंभ कितने हैं? स्तंभ n हैं। तो बच्चों यहां पर इसकी कोटि जो होगी, यहां पर m गुणे n कोटि होगी। इसमें पंक्तियां m हैं और स्तंभ n है, इसलिए इसकी कोटि m गुणे n होती है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों याद रखो, हमने जैसा कि बताया कि इसको हम क्या कहते हैं। अगर हम इसको शॉर्ट में ऐसा कहें कि कोई आपका ये जो है ना, ये वाला AIJ, इसको ऐसे देखो कह लेते हैं, इस अवयव को AIJ कह लेंगे। अगर हमसे कोई ये कहता है कि आपका ये कोई एक कोई आपका अवयव है AIJ, ठीक है, और इसका हमें 2 गुणे 2 क्रम का अवयव बनाना है। 2 गुणे 2 क्रम का अवयव बनाना है। क्रम का अवयव, ठीक है। ये आपका कोई अवयव है, देखो अवयव आपका ये है, अवयव का अवयव है, अवयव का अवयव, अवयव का अवयव क्या है? AIJ है। तो आपसे कोई कहता है कि 2 गुणे 2 क्रम का अवयव बनाइए, तो आपको देखो क्या लिखना है बच्चों, ध्यान से समझना है। मान लेते हैं कि अवयव है कोई B और इसको हमें अगर 2 गुणे 2 क्रम का बनाना है तो A11, A12 और A21 और A22 आपको यहां लिखना है। देखो 2 गुणे 2 क्रम का आपका ये अवयव है। 2 इसमें पंक्तियां हैं, 2 इसमें स्तंभ हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? 2 गुणे 2 क्रम का है। इसको हम क्या कहते हैं? पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का ये अवयव है, इसलिए देखो 1 1 लिखा है। 1 मानी पहली पंक्ति, 1 मानी पहला स्तंभ। ये पहला जो पहली प्रविष्टि लिखी है वो आपकी पंक्ति को बताती है, और ये दूसरी लिखी है वो उसको स्तंभ को प्रदर्शित करती है। यहां पर हम कह सकते हैं ये I है और ये आपका J है। ये I है, पहला वाला 1 लिखा है उसको I कहेंगे, और दूसरा वाला जो 1 लिखा है इसको हम J कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहां देखो I आपका 1 है, इसमें J बराबर 2 है। यहां पर बताओ ये I बराबर 2 है और J बराबर 1 है, और यहाँ I 2 और J 2 दोनों 2 2 हैं। ठीक है, अब समझो अगर हमसे कोई ये कहे कि भाई इसका अवयव बना के दिखाओ, तो 2 गुणे 2 क्रम का अवयव आपको ऐसे बनाना है। देखो एक उदाहरण से पूरी बात अच्छी समझ में आएगी। यहां पर एक उदाहरण ले लेते हैं बच्चों, आपकी बुक का उदाहरण कोई होगा। देखो यहां पर एक उदाहरण ले लेते हैं हम। देखिए ये आपके पास एक उदाहरण है, तीसरा उदाहरण देखो, इसमें ये लिखा हुआ है कि ऐसे 3 गुणे 2 अवयव की रचना करनी है जिसके अवयव AIJ बराबर 1/2 mod 1 - 3J द्वारा प्रदत्त हैं। ध्यान से समझो बच्चों, इसको इतने को आपने अगर नोट कर लिया है तो इसको रब कर दें, और फिर इसके बाद बच्चों यहां पर एक उदाहरण लें, फिर सारी बातें देखो क्लियर हो जाएगी आपकी। एक उदाहरण ले लें, देखिए ये है आपके पास एक उदाहरण नंबर 3, यहां लिख दें उदाहरण 3। तीसरा उदाहरण है, ध्यान से समझना है आपको। ऐसा लिखा है एक ऐसे 3 गुणे 2 अवयव की रचना करनी है। 3 गुणे 2 अवयव की रचना करनी है। यहां पर 3 गुणे 2 अवयव की रचना करनी है। ठीक है, और जिसके अवयव यहां पर दिए गए हैं, जिसके अवयव यहां पर दिए गए हैं AIJ बराबर 1/2, यहां मॉड I - 3J और ये मॉड लगा हुआ द्वारा प्रदत्त है, द्वारा प्रदत्त है। ऐसा प्रश्न बच्चों हमसे कह रहा है कि भाई 3 गुणे 2 अवयव की रचना करनी है, और जिसके अवयव यहां पर AIJ बराबर 1/2 mod I - 3J द्वारा प्रदत्त है। तो आपको क्या करना है? 3 गुणे 2 क्रम का आपको अवयव बनाना है।
ठीक है, ध्यान से समझना है बच्चों। देखो कैसे बनाओगे, आपको यहां पर ये तो कह दिया गया है कि भैया यहां पर हमें जो अवयव बनाना है उसमें 3 पंक्तियां बनानी है और 2 स्तंभ बनाना है। देखो मान लेते हैं कि आपका अवयव कोई ए है, 3 गुणे 2 क्रम का ये हमें बनाना है, तो यहां पर लिख दें 3 गुणे 2 क्रम का अवयव, 3 गुणे 2 क्रम का अवयव, 3 गुणे 2 क्रम का अवयव कैसे बनाओगे ध्यान से समझो। इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, यहां पर लिखना है A11 A12। देखो यहां पर हमें 2 स्तंभ रखने हैं, तो देखो एक स्तंभ ये हो गया, एक स्तंभ ये हो गया, आगे नहीं बढ़ाना है। तो A11 A12, आगे देखो A21 A22 और A31 A32, ऐसा आपको यहां पर एक अवयव 3 गुणे 2 क्रम का अवयव कहलाएगा। देखो इसमें 1 2 और 3 पंक्तियां हो गई, 1 2 स्तंभ हो गए, तो यहां पर इसका हम क्रम कहेंगे 3 गुणे 2 क्रम का आपका ये अवयव है। अब समझो बात, हमें क्या क्या चाहिए इस अवयव 3 गुणे 2 क्रम का अगर अवयव हमें बनाना है तो यहां पर हमें क्या क्या चाहिए, A11 चाहिए, मतलब पहली वाली पंक्ति का पहला जो स्तंभ का अवयव है उसको क्या कहते हैं, A11 कहते हैं। पहली स्तंभ और इसका पहली पंक्ति और इसका दूसरा स्तंभ का जो अवयव है उसको क्या कहते हैं, A12 कहते हैं। ठीक है, तो अब आप यहां देखो, क्योंकि हमें ऐसा दिया गया है, ऐसा दिया है कि Aij बराबर 1/2 और यहां पर दिया गया है I माइनस 3j, ऐसा दिया गया। अब अगर हम यहां पर I का मान 1 लिख दें, I बराबर 1 j बराबर 1 लिख दें, ध्यान से समझो, तो हमें देखो A11 तो बिल्कुल पक्की बात है मिल जाएगा। देखो I का मान 1 लिख दें, j का मान 1 लिख दें, तो A11 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। A11 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, यहां पर लिखोगे I का मान 1, फिर माइनस 3 और j का मान भी आप 1 लिखोगे। तो 1 में से 3 घटाओ, माइनस का 2 बचेगा, लेकिन मॉड लगा है तो यहां पर हमें मॉड में माइनस नहीं लिखना होता है, तो 1/2 गुणे 2 लिखोगे, 2 से 2 कट जाएगा। यहां पर देखो एक पहली प्रविष्टि A11 बराबर 1 पहला, यहां पर आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। क्लियर बात है। आगे देखो इसी में अगर A12 निकालना है तो हमें क्या करना है, I बराबर तो 1 लिखना है, लेकिन j का मान हमें 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, रखने पर I बराबर 1 लिख दें, j बराबर 2 लिख दें, तो हमें देखो यहां से I का मान 1 j का मान 2 लिख दें तो A12 मिल जाएगा। बोलो मिलेगा कि नहीं। यहां पर I का मान 1 लिख दिया, j का मान हमने 2 लिख दिया, तो हमें यहां पर 1/2 और मॉड में लिख दें I का मान 1 माइनस 3, j का मान 2 लिखेंगे। और यहां से आप देख सकते हो 3 दूनी 6, और 6 में से ये 1 माइनस 6 करोगे, माइनस का 5, चूंकि मॉड है, प्लस 5 करोगे तो यहां पर हमें कितना मिलेगा, 5, और ये बटे में 2 लिखा है, बटे में 2 भी आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखो इस प्रविष्टि को लिखना है A21, तो इसका मतलब I का मान कितना लिखोगे, यहां पर देखो 2, यहां पर 2 है और फिर यहां 1 है, तो अब हमें अब की बार I बराबर हमें लिखना है 2 और j बराबर हमें लिखना है 1। ठीक है, I बराबर 2 j बराबर 1 रखने पर यहां पर आप देख सकते हो हमें मिल जाएगा कितना, देखो A21 मिल जाएगा। ध्यान से समझो, हमने I का मान तो 2 लिख लिया और j का मान हमने 1 लिख दिया, तो हमें A21 मिल जाएगा। देखो कितना मिल जाएगा, 1/2, मॉड लगा दो, I का मान हम 2 लिख दें, फिर माइनस 3 इंटू j का मान हम 1 लिखेंगे। अब यहां देखो 2 में से 3 घटाओगे, माइनस का 1 मिलेगा, और माइनस मॉड में माइनस नहीं लिखते हैं तो 1 लिखना है, और बटे में 2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/2। ठीक है, यहां पर हमने 3 प्रविष्टियां निकाल ली, देखो ये निकाली, ये निकाली, ये निकाली। अब यहां पर 3 और बची हैं, अब हमें I का मान 2 j का मान 2 लिख के A22 का मान हमें मिल जाएगा। क्या करना है, I का मान, चलो थोड़ा पीछे आ जाओ, यहां लिख देते हैं। I बराबर कितना लिखोगे, देखो I बराबर 2 और j बराबर 2 रखने पर I और j दोनों के मान हम 2 लिख देते हैं। यहां पर देखो लिखना है I का मान 2 लिखोगे, j का मान भी 2 लिखोगे, तो A22 हो जाएगा। यहां देखो 2 और j का मान भी 2,
A22 हो जाएगा कितना, 1/2 लिखोगे। मॉड में लिखना है I का मान 2, फिर माइनस, फिर 3 और J का मान 2 लिखो। तो इसमें यहां पर देखो 1/2, 2 में से 6 घटाओगे, यहां 3 दूनी 6, तो 2 में से 6 घटाओगे माइनस का 4, लेकिन मॉड में माइनस नहीं लिखना है, मतलब हमें 4 लिखना है। 2 से इसको डिवाइड करोगे 2 बार, तो A22 का मान देखो 2 हमें मिल गया। ठीक है बच्चों, इतनी बात ठीक है। अब हमें इसके बाद A31 चाहिए, तो हम I का मान कितना लिखें, 3, J का मान कितना लिखें, 1, J बराबर कितना लिखें, 1। ठीक है, यहां देखो I का मान 3 लिख दें, J का मान 1 लिख दें, 3 1 चाहिए हमें, देखो 3 1 चाहिए कि नहीं। तो यहां पर I का मान 3 और J का मान 1 रखने पर कितना मिलेगा, यहां पर देखो हमें लिखना है A31 मिलेगा। ध्यान से समझो, यहां पर I का मान 3 और J का मान 1 लिख दिया, तो A31 मिल जाएगा। 1/2 लिखो, और यहां पर देखो I का मान 3 लिख दें, फिर माइनस 3 इंटू J, और J का मान हम 1 लिखेंगे। 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 0 में 2 का भाग 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एक प्रविष्टि और है ये आपकी, इसमें I का मान 3 और J का मान 2 है, तो आपको लिखना है I बराबर 3, J बराबर 2 रखने पर, यहां देखो रखने से हमें क्या मिल जाएगा, I का मान 3, J का मान 2 लिखो, बराबर 1/2 आपका ज्यों का त्यों, और ये आपको लिखना है I का मान 3 माइनस 3 इंटू J का मान 2 लिखना है। 3 दूनी 6, 6 में से 3 घटाओगे माइनस का 3, माइनस मॉड में लिखते नहीं है तो 3/2 लिखना है। इतनी बात क्लियर है बच्चों, आपने सारे अवयव निकाल लिए। अब आपको यहां लिखना है, तो 3 गुणे 2 क्रम का अवयव मिल जाएगा। क्या करना है, देखो 3 गुणे 2 क्रम का अवयव मिल जाएगा। 3 गुणे 2 क्रम का अवयव जो हमसे पूछा गया था वो हमें यहां पर मिल जाएगा, बराबर। यहां देखो बड़ा, ये आपको ब्रैकेट बनाना होता है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमने निकाल लिए। A11 बताओ कितना हमने निकाला था, देखो ये लिखा है A11 बराबर 1 है, तो इसको हम 1 लिख देते हैं। इसके बाद देखो आगे ये है A12 देखो ये निकाला, A12 बराबर है 5/2, तब आपको यहां पर 5/2 लिखना है। इसके बाद में देखो यहां पर A21 और A21 देखो ये है A21 बराबर 1/2 है, यहां पर हमें 1/2 लिखना है। इसके बाद में 22 और ये है देखो A22, ये बराबर 2 है, तो भाई हम यहां पर 2 लिख देते हैं। तीसरी वाली पंक्ति में A31 है और A31 का मान देखो 0 है, यहां हम 0 लिखेंगे। A32 का मान 3/2 है, यहां हम 3/2 लिखेंगे। तो बच्चों इस तरीके से 3 गुणे 2 क्रम का ये अवयव जो हमसे पूछा गया था वो ये है। ठीक है, तो अगर हमें यहां पर अवयव इस प्रकार से, हम इसके अवयव को कैसे लिखते हैं, AIJ, मतलब यहां पर ये पहला जो I लिखा है वो उसकी पंक्ति को निरूपित करता है, जो J लिखा है वो उसके स्तंभ को निरूपित करता है। जो अवयव है, ये अवयव कौन सा अवयव है, ऐसे कहो ये अवयव का नाम होता है, समझो कौन सा अवयव है, कौन सी पंक्ति, कौन से स्तंभ का अवयव है, वो ये आपका प्रदर्शित करता है। आईवी पंक्ति है, जेवा स्तंभ है, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, अगर I का मान 1 लिख दें, J का मान 2 लिख दें, इसका मतलब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का ये अवयव है। ठीक है बात कि नहीं। तो इसी टाइप में देखो हमने यहां पर लिखा है पहली पंक्ति पहले स्तंभ का ये अवयव है, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का ये अवयव है। देखो ये पहली पंक्ति तो चल रही है, पहली पंक्ति का ये है, पहली पंक्ति का ये है, लेकिन यहाँ स्तंभ देखो ये पहला है और यहाँ पर ये स्तंभ दूसरा है ना। यहाँ पर जो दूसरा नंबर पे लिखा है वो स्तंभ बताता है, पहले नंबर पे लिखा है वो पंक्ति बताता है। तो यहां पर ये अवयव जो 3 गुणे 2 क्रम का है वो हमेशा याद रखिए ऐसे लिखना है। बाय द वे, किसी प्रश्न में आपसे ये कहता है कि भाई 3 गुणे 3 क्रम का अवयव बताइए बच्चों, तो कैसे बनाओगे, इसको पहले रब कर लें। इसको इतना जो ये आपका बुक का एग्जाम्पल है ना, बढ़िया एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लें। आगे आपके पास जो बताने जा रहे हैं वो ये कि भाई अगर 3 गुणे 3 क्रम का आपका अवयव हो तब हम इसको कैसे लिखेंगे। 3 गुणे 3 क्रम का अवयव हो तो कैसे लिखोगे, बड़े आराम से लिख सकते हैं। देखो अगर यहां पर 3 गुणे 3 क्रम का अवयव हमसे पूछा जाए अवयव, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। 3 गुणे 3 क्रम का मतलब इसमें हमें 3 पंक्तियां बनानी है, 3 स्तंभ बनाने हैं। पहला अवयव इसका होगा A11,
यहां पर A12 और यहां पर A13। पहली देखो पंक्ति है इसलिए यहां पर 1 1 सब में लिखना है। ये पहला स्तंभ है इसलिए इसको 1 लिखा है, यहां पर दूसरा स्तंभ इसलिए इसको 2 लिखा है, यहां पर तीसरा स्तंभ है इसलिए इसको 3 लिखा है। इतनी बात ठीक है बच्चों। इसके बाद दूसरी वाली पंक्ति में लिखना है A21 A22 A23। मतलब दूसरी पंक्ति में देखो 2 2 2 लिखा है, पहले प्रविष्टि पे यहां पर 2 लिखा है, यहां 2 लिखा है। इसका मतलब ये दूसरी पंक्ति चल रही है। यहां पर 1 लिखा है पहला स्तंभ, यहां पर 2 लिखा है दूसरा स्तंभ, यहां पर 3 लिखा है तीसरा स्तंभ। और इसी प्रकार से यहां तीसरी पंक्ति में लिखना है A31 A32 A33 लिखना है। ये आपकी तीसरी पंक्ति हो गई। तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ का ये अवयव है, ये तीसरी वाली पंक्ति का दूसरा स्तंभ का अवयव है, ये तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। क्लियर बात हो गई बच्चों। तो इस तरीके से अगर यहां पर क्रम दिया जाए तो हम अवयव बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद बच्चों क्या है, अवयव के प्रकार पढ़ेंगे। अवयव कितने प्रकार के होते हैं बहुत अच्छे से देख के ही हम बता सकते हैं। कुछ अवयव ऐसे हैं जिनको हम देख के बता सकते हैं कि इसको पहले रब कर लें। यहां पर हम ये समझेंगे, ये यहां पर अगर अवयव कोई ऐसा दिया जाए बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर एक अवयव हमने कैपिटल ए से प्रदर्शित कर लिया। तो ए बराबर मान लेते हैं ऐसा है कि इसमें A11 A12 A13 यहां पर ऐसा अवयव दिया गया है, या इसको कोई ऐसा ही लिख दें, बिल्कुल शॉर्ट में लिख दें, यहां पर 2 3 4 यहां पर इस प्रकार का कोई एक अवयव है। ये भी अवयव है। इस अवयव में केवल और केवल एक पंक्ति है। कितनी पंक्ति है? एक पंक्ति है। तो ये आपका एक पंक्ति है, चूंकि यहां पर एक पंक्ति है, चूंकि अवयव में एक पंक्ति है, इसलिए इसको पंक्ति अवयव कहते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं? पंक्ति अवयव कहते हैं। पंक्ति अवयव, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पंक्ति अवयव कहते हैं। इसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो, ठीक। पंक्ति एक हो, स्तंभ कितने बने रहे इससे कोई मतलब नहीं। स्तंभ तो देखो तो एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, स्तंभ तो 3 है, लेकिन स्तंभ को नहीं गिनेंगे हम, केवल पंक्ति को गिनेंगे। पंक्ति अगर एक होती है तो ऐसे अवयव को पंक्ति अवयव कहा जाता है। ये हो गया पंक्ति अवयव। इसके बाद मान लेते हैं कोई बी अवयव है और उसमें यहां पर 2 3 4 ऐसा लिखा है बच्चों। ये इसमें एक स्तंभ है, इसमें हम केवल स्तंभ गिनेंगे, पंक्ति नहीं गिनेंगे। तो यहां पर इसको क्या कहोगे? इसको हम कहेंगे स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? स्तंभ अवयव कहेंगे। इसको क्या कहते हैं? पंक्ति अवयव कहते हैं। पंक्ति अवयव इसको कहते हैं, पंक्ति अवयव। और नीचे ये है आपका स्तंभ अवयव। क्योंकि इसमें क्या है? क्योंकि इसमें इस अवयव में केवल एक स्तंभ है, केवल एक स्तंभ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्तंभ अवयव कहते हैं। ठीक है बात। पंक्ति अवयव आपकी समझ में आया, स्तंभ अवयव आपकी समझ में आया। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, यहां पर एक बात और समझो। वर्ग अवयव क्या होता है? वर्ग अवयव क्या होता है? वर्ग अवयव किसको कहते हैं? वर्ग अवयव बच्चों ऐसा अवयव होता है, वर्ग अवयव ऐसा अवयव होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होती है। यहां पर देखो, यहां पर क्या है? यहां पर स्तंभ कितने हैं? 3। पंक्ति कितनी है? पंक्ति कितनी है? 1। अगर इसका आपसे कोई क्रम पूछता है तो क्या बताओगे? आपको कहना है पंक्ति है 1 और स्तंभ है 3, इसलिए इसका क्रम 1 गुणे 3 है। कितना है? 1 गुणे 3 है। इसमें एक पंक्ति है, स्तंभ 3 है, तो इसको हमें गिनना होता है कि भाई पंक्ति कितनी है। पंक्ति अगर 1 है तो ये पंक्ति अवयव कहलाएगा। इसमें बताओ इसका क्रम क्या है बच्चों? इसको आपको लिखना है। देखो पंक्तियां तो 3 हैं, पंक्तियां पहले लिखी जाती हैं, स्तंभ बाद में लिखा जाता है। यहां पर हम केवल स्तंभ को गिनते हैं, तो स्तंभ इसमें 1 है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्तंभ अवयव कहते हैं। क्रम इसका कितना है? आपको लिखना है 3 गुणे 1 क्रम इसका है। वर्ग अवयव क्या होता है? देखो यहां पर आपको लिखना है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव ऐसा अवयव होता है, ऐसा अवयव होता है जिसमें
जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्याएं बराबर हों। पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या समान होती है, संख्या समान होती है। ठीक है, अगर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होती है तो ऐसे आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मतलब 2 गुणे 2 क्रम का भी हो सकता है। देखो ध्यान से, यहां अगर उदाहरण की बात करें तो यहां पर मान लेते हैं कोई आव्यूह ए है और इसको ऐसा लिख दें कि इसमें 1 2 3 4, यहां देखो इस प्रकार का कोई आव्यूह हो तो आप कह सकते हो कि इसमें 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं, इसलिए यहां पर ये वर्ग आव्यूह है, क्योंकि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही इसमें स्तंभ हैं। इसका ऑर्डर कितना है या ये कहें इसकी कोटि कितनी है तो आपको 2 गुणे 2 लिखनी है। देखो इसको क्या कहते हैं, ये m कहलाता है, ये क्या कहलाता है, n कहलाता है। तो यहां पर m बराबर n हो जाए, क्या हो जाए, जितनी पंक्तियां हैं पंक्तियों को m से लिख दें और स्तंभ को n से लिख दें। यदि ये दोनों बराबर हो, m बराबर n हो जाए, जितनी पंक्तियां उतने ही स्तंभ हो जाएं, तो निश्चित रूप से ये आपका वर्ग आव्यूह होता है। या फिर दूसरा ऐसा भी उदाहरण हो सकता है कि भाई इसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ ले लें। यहां पर हम लिख दें 1 2 3, यहां लिख दें 4 5 6 और यहां लिख दें 7 8 9, और इसको भी हम देखो 3 गुणे 3 क्रम का वर्ग आव्यूह कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको भी हम वर्ग आव्यूह कहेंगे, क्योंकि यहां पर पंक्तियां जितनी हैं 3 पंक्तियां हैं, यहां पर स्तंभ उतने ही हैं, 3 स्तंभ हैं। 3 पंक्तियां 3 स्तंभ, इसका मतलब ये आपका वर्ग आव्यूह है। इसका कोटि 3 गुणे 3 है, इसमें 9 अवयव है, 3 गुणे 3 बराबर 9। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। वर्ग आव्यूह क्या होता है? वर्ग आव्यूह बच्चों ऐसा आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्याएं बराबर बराबर होती हैं। जितनी पंक्तियां हों उतने ही स्तंभ हों, तो निश्चित रूप से ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक है, इसका 2 गुणे 2 क्रम हो सकता है, इसका 3 गुणे 3 क्रम हो सकता है, 4 गुणे 4 क्रम हो सकता है। हालांकि आपके पाठ्यक्रम में 2 गुणे 2 3 गुणे 3 ज्यादा बड़े प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। ठीक है, तो वर्ग आव्यूह के बाद आते हैं, वर्ग आव्यूह के बाद आते हैं विकर्ण आव्यूह। बच्चों क्या होता है, विकर्ण आव्यूह भी होता है। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? विकर्ण आव्यूह से पहले आपको पढ़ना है अदिश आव्यूह क्या होता है। देखो अदिश आव्यूह की बात करें, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह क्या होता है? अदिश आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसके विकर्ण पर, देखो ध्यान दें, अदिश आव्यूह क्या होता है, मान लेते उदाहरण पहले लिख लें तो उदाहरण से अच्छे समझ में आता है। अदिश आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसके विकर्ण पर, जैसे मान लें यहां पर k लिखा है, फिर इसके बाद 0 0 0 k 0 0 0 k, यहां पर इस प्रकार से लिख रहे हैं। अगर इसके मुख्य विकर्ण पर कोई एक अदिश राशि है, एक ही अदिश राशि हो, जैसे 2 यहां हो, 2 यहां हो, 2 यहां हो, या फिर 5 यहां हो, 5 यहां हो, मतलब मुख्य विकर्ण पर सभी अवयव कोई अदिश राशि अगर होते हैं तो ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह कहते हैं। इसके बाद देखो बच्चों विकर्ण आव्यूह की बारी आती है। विकर्ण आव्यूह किसको कहते हैं, विकर्ण आव्यूह किसको कहते हैं, ध्यान से समझो। विकर्ण आव्यूह क्या है, जैसा कि उसका नाम है विकर्ण, विकर्ण पर अवयव होते हैं, बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे उदाहरण समझना, हमने क्या बताया, परिभाषा क्या बताई, विकर्ण आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसके विकर्ण पर केवल अवयव होते हैं, बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं। तो आप यहां उदाहरण समझो, विकर्ण आव्यूह का उदाहरण समझो। अगर ऐसा लिखा हो कि यहां पर लिखा हो 2 और यहां पर 0, यहां 0 और यहां पर 3, तो बच्चों ये आपका विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इसको हम विकर्ण आव्यूह कहेंगे, क्योंकि यहां पर आपने देखा जो विकर्ण है ना, विकर्ण, इस विकर्ण पर अवयव हैं, बाकी सब अवयव शून्य हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। यदि दूसरा और उदाहरण कोई मान ले, कोई आव्यूह बी है और उसका हम यहां पर ऐसे लिख दें 2 0 0 और 0 3 0, यहां लिख दें 0 0 4, यहां देखो मुख्य विकर्ण पर अब 2 3 4 अवयव हैं, बाकी सब अवयव शून्य हैं, केवल विकर्ण पर ही अवयव हैं। ध्यान दें, ये आपका क्या कहलाता है, मुख्य विकर्ण कहलाता है। तो मुख्य विकर्ण पर केवल अवयव होते हैं, बाकी सब अवयव यदि 0 होते हैं, तो
ऐसे अवयव को हम क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। तो विकर्ण अवयव आपको समझ में आया। विकर्ण अवयव क्या होता है, जिसके मुख्य विकर्ण पर अवयव होते हैं, बाकी सब अवयव शून्य होते हैं। ऐसे अवयव को बच्चों विकर्ण अवयव कहते हैं। कितनी क्लियर बात हो गई। विकर्ण अवयव के बाद अब आगे आता है एक अदिश अवयव। अदिश अवयव क्या होता है बच्चों, इनको नोट करते रहें, बिल्कुल एकदम एक एक करके सारे नोट कर लें अच्छे से, एकदम सारे क्वेश्चन बिल्कुल एकदम आसान समझ में आएंगे अगर बेसिक आपका कंप्लीट होगा तो। इसके बाद देखो अदिश अवयव की बच्चों बात करते हैं। अदिश अवयव क्या होता है, चलो ऊपर देखो इसको रब कर देते हैं। अदिश अवयव क्या होता है, अदिश अवयव बच्चों एक ऐसा अवयव होता है, अदिश अवयव भी वास्तव में एक विकर्ण अवयव होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। देखो ध्यान दें, अदिश अवयव, अदिश अवयव, अदिश अवयव में क्या होता है, हमने बताया कि अदिश अवयव भी एक विकर्ण अवयव होता है। यहां पर एक इस प्रकार से लिख लें, जैसे इसको कहें K0 0 और यहां पर K लिख दें। अगर मुख्य विकर्ण पर कोई एक ही अवयव हो, उसको याद रखिए कि अगर K है यहां तो यहां भी K हो, यहां पर 5 है तो यहां भी 5 हो, यहां 10 है तो यहां भी 10 हो, मतलब मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो समान हो, बाकी सब अवयव शून्य होते हैं, तो ऐसे अवयव को क्या कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। देखो यहां पर एक दूसरा उदाहरण और यहां पर देखो, मान लेते हैं कि ये आपका अवयव A है, ये भी आपका क्या है, अदिश अवयव। मान लेते हैं एक विकर्ण कोई, ये आपका एक अवयव हम B मान लेते हैं, और उसको ऐसे लिख दें कि यहाँ पर लिख दें K फिर 0 0, यहाँ लिख दें 0 फिर K0 और यहाँ लिख दें 0 0 और K। और अब देखो विकर्ण पर ये विकर्ण है और उस विकर्ण के अवयव समान हैं। विकर्ण के अवयव कैसे हैं, समान हैं। यदि विकर्ण के अवयव समान हैं, बाकी सब शून्य हैं, बाकी अवयव सब शून्य हैं, तो ऐसे अवयव को क्या कहते हैं बच्चों, अदिश अवयव कहते हैं। बात आई समझ में, ऐसे अवयव को क्या कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। एक तीसरा अवयव और है जिसको कहते हैं इकाई अवयव, या इसको तत्समक अवयव कह दें। क्या कह दें, तत्समक अवयव। बच्चों तत्समक अवयव क्या होता है, तत्समक अवयव ऐसा अवयव होता है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक अवयव ऐसा अवयव होता है जिसके मुख्य विकर्ण पर केवल एक अवयव होता है, मुख्य विकर्ण पर केवल एक अवयव हो, बाकी सब अवयव शून्य हो। जैसे 1 0 0 1, यहां देखो इसका जो मुख्य विकर्ण है उस पर हमने एक लिख लिया, बाकी अवयव इसमें भी देखो 0 है। इसी प्रकार कोई दूसरा यहां पर देखो एक उदाहरण लें, तो अगर यहां लिख दें 1 0 0, यहां लिख दें 0 1 0 और यहां लिख दें 0 0 1, अब देखो इसके मुख्य विकर्ण पर बच्चों 1 1 1 1 आया कि नहीं, तीनों जगह 1 1 है। अगर यहां पर मुख्य विकर्ण पर एक अवयव आए, कोई दूसरा नहीं, ऐसा नहीं है कि 2 2 2 लिखा हो तो नहीं, तो ये इकाई नहीं कहलाएगा। इकाई अवयव तब कहलाएगा जब इसके मुख्य विकर्ण पर एक ही आना चाहिए। तो ऐसे अवयव को क्या कहते हैं, ये अवयव आपका तत्समक अवयव कहलाएगा, जिसके मुख्य विकर्ण पर एक अवयव आता हो, ठीक है, और बाद बाकी सब अवयव शून्य होते हैं, तो ऐसे अवयव को तत्समक अवयव कहते हैं। बात आई समझ में। यहां पर थोड़ी थोड़ी देखो अंतर वाली बात है। विकर्ण अवयव किसे कहते हैं, विकर्ण अवयव ऐसा अवयव होता है जिसके मुख्य विकर्ण पर अवयव हो, बाकी सब अवयव शून्य होते हैं। ये भी देखो अदिश अवयव भी बच्चों विकर्ण अवयव होता है, लेकिन याद करो कि इसके मुख्य विकर्ण पर समान अवयव होने चाहिए, मुख्य विकर्ण पर समान अवयव होने चाहिए, बाकी सब अवयव शून्य होने चाहिए। यहां देखो सब अवयव शून्य है, केवल मुख्य विकर्ण पर समान अवयव है। अगर यहाँ मुख्य विकर्ण पर 2 आ रहा है यहाँ, तो यहाँ भी 2 आना चाहिए। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 आए तो अभी इसको हम क्या कहेंगे, अदिश अवयव कहेंगे। मतलब मुख्य विकर्ण पर समान अवयव आता है तो इसको हम अदिश अवयव कहते हैं। और यहाँ देखो तत्समक अवयव भी वास्तव में देखा जाए तो विकर्ण अवयव ही है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो मुख्य विकर्ण पर अवयव है, लेकिन याद रखो मुख्य विकर्ण पर एक अवयव आए, एक केवल प्रविष्टि आए, एक यहाँ हर जगह एक लिखा हो, तब हम इसको क्या कहते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं। बाकी सब अवयव शून्य होने चाहिए, मुख्य विकर्ण पर एक ही आना चाहिए। यदि मुख्य विकर्ण पर एक आए, यहाँ देखो 3 × 3 क्रम का है तो एक आए, मतलब केवल एक आए, बाकी सब अवयव शून्य होते हैं, तो ऐसे अवयव को क्या कहते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं। तो बच्चों आपने
यहां पर पंक्तियाव्यूह, पंक्ताव्यूह पढ़ा, स्तंभाव्यूह पढ़ा, वर्गाव्यूह पढ़ा, विकर्णाव्यूह पढ़ा, आदेशाव्यूह, तत्समकाव्यूह। और इसके बाद आव्यूह दो समान कब होते हैं, यहां पर इसकी बात करें कि दो आव्यूह समान कब होते हैं। देखो बच्चों, इसको रब कर लें, पूरे को रब कर देते हैं। दो आव्यूह समान कब होते हैं? दो आव्यूह बच्चों समान तब होते हैं जब उनकी कोटियां समान हो। ध्यान से समझना है, दो आव्यूह, देखो यहां पर परिभाषा लिख देते हैं, समान आव्यूह। यहां लिख दें दो आव्यूह समान होते हैं यदि, कब समान होते हैं? यदि नंबर 1, यदि दोनों आव्यूहों की कोटियां समान हों, दोनों आव्यूहों की कोटियां समान हों। क्या हों? कोटियां समान हों। तथा एक शर्त और है, एक दूसरी शर्त और है, प्रत्येक संगत अवयव समान हो। प्रत्येक संगत अवयव समान हो। ये दो शर्तें हैं। अगर ये दोनों शर्तें लागू होती हैं तो दोनों अवयवों को समान अवयव कहा जाता है। दो अवयव समान तभी हो सकते हैं दोनों की कोटियां समान हो तथा प्रत्येक संगत अवयव भी समान होने चाहिए। जैसे हम आपसे ये कहें कि उदाहरण लें, उदाहरण ऐसे समझो, माना ए व बी समान अवयव हैं, समान अवयव हैं। देखो समान अवयव ए अवयव कोई है और बी अवयव, ये समान अवयव हैं। यहां पर ए अवयव के अवयव हम लिख दें 2, 3, यहां पर लिख दें 2, यहां लिख दें x, यहां लिख दें 3, यहां लिख दें y। ठीक, और ये यहां पर देखो, यहां पर एक बी अवयव कोई मान लें, एक आपका कोई बी अवयव है और वो बी अवयव है कुछ इस प्रकार से कि यहां पर 2 है, यहां पर 3 है और यहां पर 3 है, यहां पर 5 है। अब आपसे ये कहता है कि ए और बी देखो समान अवयव हैं। दो अवयव कैसे हैं? ये दोनों अवयव कैसे हैं? समान हैं। तो भाई अगर ये समान हैं तो समान के लिए देखो दो कंडीशनें हैं कि इनकी कोटियां समान होनी चाहिए। बच्चों कोटियां तो समान है, देखो 2 × 2 क्रम इसका है, 2 × 2 क्रम इसका है, इसका मतलब कोटियां तो समान है। तो अब इसके संगत अवयव भी समान होना चाहिए। अब देखो संगत अवयव की बात करें तो यहां पर देखो 2 और इसके A11 है ना, ये A11 ये भी है। पहला पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव, इसका मतलब ये और ये बराबर होना चाहिए, है बराबर। तो अब यहां पर देखो ये इसके बराबर होना चाहिए, मतलब x बराबर क्या होना चाहिए? 3। अगर ये दोनों समान अवयव हैं तो निश्चित रूप से x बराबर क्या होना चाहिए? 3। यहां देख सकते हो ये देखो इसके बराबर है, बिल्कुल है, 3 बराबर 3 है। और यहां देख सकते हो ये और ये भी आपस में क्या होना चाहिए? बराबर, मतलब y बराबर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि x बराबर 3 और y बराबर 5 है तो a और b दोनों समान अवयव हो जाएंगे, मतलब दोनों के संगत अवयव समान तब कहलाएंगे जब x का मान यहां कितना हो जाए? 3 और यहां y का मान कितना हो जाए? 5। तो निश्चित रूप से दोनों की प्रविष्टियां बिल्कुल एकदम बराबर बराबर हो जाएंगी। ठीक है, दोनों के संगत अवयव कैसे हो जाएंगे? समान हो जाएंगे और दोनों की कोटियां तो समान है ही है, इसका मतलब ये दोनों आपके अवयव समान हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात। तो बच्चों यहां तक आई बात समझ में, और मेरे ख्याल से इतनी ही एक्सरसाइज 1.1 के लिए बेसिक है, इतना ही आपको समझना है। 1.1 एक्सरसाइज के लिए इतना ही समझना है। इसके बाद हम लोग जब आगे पहुंचेंगे तो 3.2 एक्सरसाइज, यहां पर ये एक्सरसाइज है आपकी 3.1। 3.1 एक्सरसाइज के लिए जो आपने बेसिक पढ़ लिया है बस इतना ही है। 3.2 एक्सरसाइज में जब हम लोग पहुंचेंगे तो अवयवों पर संक्रियाएं पढ़ेंगे। संक्रियाओं का मतलब जानते हो? संक्रियाओं का मतलब अवयवों का जोड़ना, अवयवों का घटाना, अवयवों का गुणा करना। 3 संक्रियाओं आपको सीखना है। 3 संक्रियाएं सीखना है कि अवयव दोनों जोड़ते कैसे हैं, दोनों अवयवों को घटाते कैसे हैं, और अवयव 2 होते हैं तो उनका आपस में गुणा कैसे करते हैं। यहां पर 3 संक्रियाएं हमें सीखनी है। इससे अगली वाली एक्सरसाइज में 3.2 में हमें आज 3.1 एक्सरसाइज में केवल इतना सीखना है जो अब तक आपने सीख रखा है। ठीक है, हम सीधा स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, इसको नोट कर लें।
और एक्सरसाइज 3.1 में देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई। देखिए बच्चों, ये आपका 3.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कोई अवयव दिया गया है, इसके लिए हमें ज्ञात क्या क्या चीजें चेक करनी है। अवयव की कोटि बतानी है, अवयवों की संख्या बतानी है, और इसमें कुछ अवयव दिए गए हैं, उन अवयवों को हमें बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखो पहले प्रश्न में आपका एक अवयव दिया गया है और वो अवयव ए है, और ये दिया गया है 2, 5, 19 और -7। 2, 5, 19 और माइनस में 7, ये पहली वाली रो है, पहली वाली पंक्ति है 2, 5, 19 -7। दूसरी वाली पंक्ति में है 35 - 2, ये है 35 और ये माइनस का 2, और ये है 5/2, 5/2 और यहाँ पर है ये 12, ठीक है। और इसके बाद तीसरी वाली पंक्ति में है √3, और यहाँ पर है ये 1, और यहाँ पर है ये माइनस में 5, और ये आपका शायद 17 है, जो भी हो देख लें आप, क्या है 17 है तो ठीक है, ठीक है। ये इतना है आपका। इसमें हमसे पूछा गया है कि अवयव की कोटि बताइए। सबसे पहला प्रश्न है कि भाई इसकी कोटि बताइए, इस अवयव की कोटि कितनी होगी। अवयव की कोटि का मतलब हमने बच्चों क्या बताया, याद करो। इसमें पंक्तियां को पहले गिनना है, तो पंक्तियां बच्चों 3 हैं। स्तंभ गिनो, स्तंभ कितने हैं, स्तंभ यहाँ 4 हैं, तो इसकी कोटि कितनी हो गई, आपको लिखना है कोटि इसकी 3 × 4 है। इसके बाद देखो दूसरे नंबर पे क्या पूछा गया है, यहां पर अवयवों की संख्या पूछी गई है। देखो अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या पूछी गई है। तो बच्चों अवयवों की संख्या बराबर, यहां से ध्यान से समझो, अवयवों की संख्या हम ऐसे कह सकते हैं, इनका दोनों का आपस में गुणा कर दें तो 3 चौको 12, या गिनती गिनोगे तो भी 12। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अवयव निकलेंगे। तो अवयवों की संख्या कितनी है, 12 है। बिल्कुल एकदम आसान सारी बात है बच्चों। इसके बाद तीसरे प्रश्न में यहाँ पर 2, 3, 4 अवयव पूछे गए हैं। देखो ध्यान दें, यहाँ पर अवयव A13 का मान पूछा गया है। अवयव क्या पूछा गया है, A13 का मान बताओ। इसका क्या मतलब है बच्चों, आपको अभी हमने बताया कि A13 का क्या मतलब है। A13, 1 मतलब पहली पंक्ति, 3 मतलब तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति पर यहां पर देखो ये पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है कि नहीं। स्तंभ तीसरा बच्चों ये है, तो यहां पर पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ देखो, ये आपका अवयव होता है 19। पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ का अवयव है, उसको आपको लिखना है। आपको क्या लिखना है, 19 लिखना है। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव है, उसको आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में इतनी बात बहुत अच्छे से आई होगी। दूसरा यहां पर अवयव पूछा गया है, A21 का मान बताओ। A21 एक दूसरा अवयव है, A21 इसका क्या मतलब है, यहां दूसरी वाली पंक्ति है, पहला वाला स्तंभ है। ये दूसरी पंक्ति हो गई, पहला स्तंभ हो गया। देखो अवयव कौन सा होगा, 35 होगा, ठीक है। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, अवयव कितना है, 35 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई बच्चों। इसके बाद आगे की बात समझो। इसके बाद यहां पर तीसरा अवयव है A33 बता दो। A33 बताओ कितना होगा। तीसरी वाली पंक्ति और तीसरा वाला स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, आपको क्या लिखना है, -5 लिखना है। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो आपको क्या लिखना है, -5 लिखना है। ये आपको -5 मिल गया। इसके बाद आपको A24 बताना है, A24 बताना है। यहां पर देखो दूसरी वाली पंक्ति चौथा वाला स्तंभ, तो चौथा स्तंभ देखो ये है, ये दूसरी पंक्ति, ये चौथा स्तंभ, अवयव कौन सा है, ये 12 है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में A23 और पूछा गया है। A23 मतलब दूसरी वाली पंक्ति और तीसरा वाला स्तंभ, ये है देखो ये, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से यहां पर ये 5/2 लिखना है, आपको 5/2 लिख दें। तो ये हमारे पास इतना है, ये इतना, ठीक है। ये हमें क्या पूछा गया था, इसमें अवयव पूछे गए थे कि A13 कौन सा अवयव है, A21, A33, A24 और 23, ये हमसे अवयव पूछे गए थे, ठीक है।
तो उम्मीद है बच्चों ये तो बिल्कुल एकदम बढ़िया से समझ में आए होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरे प्रश्न में बच्चों कहा गया है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, टोटल अवयव कितने हैं आव्यूह में? 24 हैं। आपसे पूछा गया है तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि अवयव 13 हो तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? बच्चों अगर अवयव टोटल 24 हैं, ध्यान से समझना है, कोई आव्यूह आपका है जिसमें कितने अवयव हैं? कुल अवयव कितने हैं? कुल अवयव बराबर 24 हैं। कुल अवयव बराबर कितने हैं? 24 हैं। ठीक है, कुल अवयव कितने हैं? 24। तो इसकी कोटि कितनी होगी? आपको यहां लिखनी है कोटि, संभव कोटियां ऐसे लिख दें, संभव कोटियां। कितनी कोटियां संभव हैं? देखो ध्यान दें, ऐसा हो सकता है कि इसमें अगर एक केवल पंक्ति बनाई जाए और स्तंभ 24 लिख दिए जाएं तो यहां पर एक कोटि आपकी 1 गुणा 24 हो जाएगी। इसमें अवयव कितने हो गए? 1 का 24 में गुणा करोगे 24 तो होगा। एक पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं? 24। ये आपका एक कोटि ऐसी भी हो सकती है जिसमें एक स्तंभ हो और 24 एक पंक्ति हो 24 स्तंभ हो। ऐसा भी हो सकता है कि हम 2 पंक्तियां बना लें, 2 पंक्तियां बना लें और 12 आपके स्तंभ बना दें। देखो 24 अवयव यहां भी हो गए। ऐसा भी बच्चों हो सकता है कि यहाँ 3 हम पंक्तियां बनाएं और 8 स्तंभ बना लें। देखो ऐसा भी संभव है, 3 पंक्तियां बना लें, 8 या 24, 3 पंक्तियां बना लें, 8 स्तंभ बना लें, 8 या 24 हो गया। इसके बाद ऐसा भी संभव है कि 4 पंक्तियां बना लें और 4 छंग 24, 6 स्तंभ बना लें। देखो तो भी आपकी 24 अवयव होंगे। ठीक है कि नहीं? 24 टोटल अवयव हैं तो संभव कोटियां कितनी होगी, यही तो प्रश्न कह रहा है। तो ऐसा हो कि भाई एक पंक्ति 24 स्तंभ, 2 पंक्ति 12 स्तंभ, 3 पंक्ति 8 स्तंभ, 4 पंक्ति 6 स्तंभ, या फिर और भी अभी इतना ही काफी नहीं है, और भी समझो। अगर क्या 5 यहाँ पंक्तियां बना ली जाएं तो स्तंभ कुछ बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनेंगे, क्योंकि 5 में तो किसी का गुणा करो 24 हो गई नहीं। हाँ ऐसा हो सकता है कि 6 पंक्तियां बना लें, 6 चौको 24। देखो ध्यान दें, ये भी आपकी एक संभव कोटि है। 6 पंक्तियां बनाएं, 4 स्तंभ बना लें। ऐसा भी हो सकता है कि 8 पंक्तियां बना लें और 3 स्तंभ बना लें। देखो 8 या 24, ये भी आपकी संभव कोटि है। ऐसा भी हो सकता है कि 12 आपके पंक्ति बन जाएं, 2 स्तंभ बन जाएं। ऐसे में भी आपको 12 दूनी 24 अवयव मिलेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पर 24 पंक्तियां बना लें, केवल 1 स्तंभ बनाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कुल टोटल जो संभव कोटियां हैं आपकी वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कोटियां बन जाएंगी। संभव कोटियां कितनी हैं? 8। संभव कोटियों की हालांकि संख्या नहीं पूछी गई है, आपसे केवल यह पूछा गया है कि अगर अवयव 24 हैं तो संभव कोटियां क्या होंगी? कितनी नहीं, क्या होंगी संभव कोटियां? ये देखो इतनी ये होंगी, 1 2 3, वैसे गिनती में देखो तो 8 है ना। अच्छा भाई, अब ये सवाल कहता है कि यदि 13 अवयव हो तो कोटियां कितनी होंगी? देखो यदि अवयव 13 हो, यदि आव्यूह में, ऐसा लिख दें हैं, यदि आव्यूह में कुल अवयव 13 हों तो संभव कोटियां कितनी होंगी? तो संभव कोटियां कितनी होंगी? तो बच्चों निश्चित रूप से आप इसको भी बता सकते हो। तो संभव कोटियां कितनी होगी तो आप बता सकते हो कि एक पंक्ति रख लो, 13 स्तंभ रख लो, 13 एकम 13 अवयव हो जाएंगे। या फिर ऐसा कर सकते हो कि 13 अगर आप पंक्तियां लिख दें तो 1 स्तंभ लिख दो, तो अभी आपकी ये, तो केवल इसमें ऐसी दशा में केवल अगर 13 अवयव हैं तो केवल संभव कोटियां 2 होंगी, केवल एक ये और एक ये। इसके अलावा कुछ भी ऐसा हो नहीं सकता कि भाई अगर हम 13 के गुणनखंड तो होते नहीं है ना, रूढ़ संख्या है, तो 1 गुणा 13 या 13 गुणा 1, 2 संभव कोटियां आपकी हैं। ठीक है बात, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल ठीक सिमिलर तरीका से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है कि आव्यूह में अगर 18 अवयव हैं तो संभव कोटियां कितनी हैं, और यदि 5 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या हैं, ये आपको बताना है। मेरे ख्याल से आप इसका जो पहला हमने कर दिया है तो दूसरा प्रश्न बच्चों बड़े आराम से आप स्वयं कर सकते हो। ठीक है,
दूसरा सॉरी ये आपका प्रश्न है दूसरा, ये प्रश्न है दूसरा, और तीसरा प्रश्न आपको खुद करना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया तीसरा प्रश्न। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। इसको रब करके हम लोग पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। देखो क्या कहता है, लिखा है एक 2x2 अवयव ए बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। ध्यान से समझो, यहां पर हमसे कहा है हमें 2x2 क्रम कहें या कोटि कहें, एक ही शब्द है ये, क्रम या कोटि। ठीक है, 2x2 अवयव ए बराबर क्रम का अवयव ए बराबर यहां पर दिया गया है ए बराबर AIJ। ऐसा देखो इसके अवयव कैसे हैं, AIJ ऐसे इसके अवयव हैं। इसकी रचना करनी है, 2x2 क्रम का अवयव है और इसमें यहां पर हमें दिया गया है ये अवयव ऐसा है AIJ बराबर है I प्लस J और इसका होल ऑफ स्क्वायर और बटे में 2। यहां पर एक प्रश्न ये है। आपका दूसरा प्रश्न यहां पर इस प्रकार से है, देखो AIJ बराबर दिया गया है I बटे में J, और इसमें तीसरा अवयव है, देखो 1 2 3, तीसरा अवयव है ये है I प्लस 2J और बटे में 2, I प्लस 2J का होल स्क्वायर है। ठीक है, और यहां पर दिया गया है AIJ बराबर। ठीक है, यहां पर देखो ये तीसरा प्रश्न है। तो बच्चों 3 प्रश्न दिए गए हैं, एक प्रश्न ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों को हमें 2x2 क्रम का अवयव बनाना है। ठीक है, कैसे बनाओगे, देखो एक कर दो, समझो सारे प्रश्न हो जाएंगे एकदम आसान से। हालांकि अभी आप याद करो, ये हमने एग्जाम्पल एक करवाया, एक अभी एग्जाम्पल करवाया है, बिल्कुल सिमिलर यही है कि भाई अगर 2x2 क्रम का अगर हमें अवयव बनाना है तो कैसे बनाओगे। देखो ध्यान दें, 2x2 क्रम का अवयव, 2x2 क्रम का अवयव। तो 2x2 क्रम का अवयव हम कैसे बनाते हैं, हम कोई 2x2 क्रम का अवयव, उसका नाम भी है, चलो नाम लिख देते हैं A, और ये हम कैसे लिखेंगे, A11 लिखेंगे, A12 लिखेंगे, A21 लिखेंगे, A22 लिखेंगे। यहां पर देखो 4 अवयव लिखना है, 2x2 मतलब 2 पंक्तियां बनानी है और 2 आपके स्तंभ बनाने हैं। 2x2 क्रम का आपका ये देखो अवयव बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब यहां पर हमें A11 की जरूरत है, A12 की जरूरत है, A21 की जरूरत है, A22 की जरूरत है। बिल्कुल आराम से देखो करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको यहां पर करना है, यहां पर AIJ बराबर हमें दिया गया है I प्लस J का होल ऑफ स्क्वायर बटे में 2, ऐसा हमें देखो दिया गया है। बच्चों अगर हमें A11 निकालना है तो क्या I का मान 1 और J का मान 1 लिखने से A11 नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। आपको क्या करना है, I बराबर 1 तथा J बराबर 1 रखना है, रखने पर ठीक है यहां पर रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा A11 बराबर I का मान 1 लिख दें, J का मान 1 लिख दें, A11 मिल जाएगा। यहां पर भी यही काम करना है, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटे में 2 लिख दें, I का मान 1, J का मान 1। तो भाई 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4 और 4 में 2 का जब भाग करोगे तो 2 मिलेगा। मतलब इस अवयव को हमने ढूंढ लिया है, ये अवयव हमारा 2 है। इसके बाद देखो A12 चाहिए, A12 कैसे करोगे, I का मान यहां पर देखो 1 लिखना है, J का मान 2 लिखना है, तो अब हम यहां पर लिख दें I बराबर 1, I बराबर 1, J बराबर 2, J बराबर 2 रखने पर यहां पर देखो I का मान 1 लिखोगे 1 हो जाएगा, J का मान 2 लिखोगे यहाँ 2 हो जाएगा, तो A12 का मान हमें यहां से मिलेगा, कितना मिलेगा 1 प्लस यहां पर 1, J का मान 2 लिखोगे, इसका स्क्वायर करोगे बटे में 2 लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ 3 और 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे 2 मिल जाएगा। देखो ये भी हमने खोज लिया भैया, ये भी ढूंढ लिया, 2 9 बटे 4 होगा। इसके बाद देखो इसको अब ढूंढना है, यहां पर I का मान क्या है, I बराबर 2 है और J बराबर कितना है, J बराबर 1 है। तो यहां पर इन दोनों वैल्यू को आप रख दें, रखो यहां पर A
आई का मान कितना लिखोगे 2 और जे का मान लिखोगे 1। ठीक, आई का मान 2 प्लस जे का मान 1, इसका स्क्वायर और नीचे बटे में 2। ठीक है, यहां पर देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा 2 लिख दो। ठीक है, लास्ट में आई बराबर 2 लिखो, जे बराबर 2 लिख दो। जे बराबर भी 2 रखने पर आई और जे दोनों के मान हम 2 2 लिख दें तो यहां पर देखो ए 2 2 मिल जाएगा। आई का मान 2 लिख दिया, जे का मान 2 लिख दिया। यहां बराबर का निशान फिर 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे में 2 लिखना है। 2 प्लस 2 मतलब 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 16 बटे 2 मतलब 8। तो यहां इसका मान हमने ढूंढ लिया 8। ठीक है, बस अगर हमने सब अवयवों को ढूंढ लिया है तो अब हम 2 गुणे 2 क्रम का अवयव यहां लिख सकते हैं। 2 गुणे 2 क्रम का अवयव क्या लिखना है बच्चों? आपको यहां लिखना है, चाहो तो एक बार फिर ये लिख लो A11, A12, A21, A22। बस इसके अवयव हैं उनको लिख दें, यही आंसर आ जाएगा। A11 हमने निकाला है, देखो 2, यहां पर हम 2 लिख दें। A12 हमने निकाला है 9 बटे 2, तो यहां पर हम 9 बटे 2 लिखेंगे। A21 हमने निकाला है 9 बटे 2, तो यहां भी 9 बटे 2 लिखेंगे। A22 हमने 8 निकाला है, हम यहां 8 लिखेंगे और ये हमारा देखो फाइनल आंसर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बच्चों, इसी प्रकार से आपको ये और इसी प्रकार से ये आप कर सकते हो बड़े आराम से। हम बारी बारी से लिखेंगे। देखो अवयव तो यही बनाना है, इसके अवयव अलग हो जाएंगे। हमें आई का मान 1 और जे का मान जब 1 लिखना है तो ये देखो 1 1 A 1 बराबर 1 बटे 1 मतलब 1 हो जाएगा। इसको हमें क्या लिखना है? यहाँ 1। यहां पर इस वाले प्रश्न के लिए क्या आया था? यहां पर 2 आया था, है ना। इसमें मान रखा गया था, आई और जे के मान इसमें रखे गए थे। आपकी बार इसमें रखना है, फिर तीसरी बार इसमें रखना है। 3 अवयव आपके तैयार हो जाएंगे। क्लियर है बात बच्चों? तो इस तरीके से ये आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट होता है। इन दोनों प्रश्नों को आपके लिए होमवर्क। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ 5वां प्रश्न बिल्कुल 4 जैसा ही है। यहां पर लिखा हुआ है 3 गुणे 4 अवयव की रचना करनी है। उसमें 2 गुणे 2 अवयव की रचना करनी थी, यहां पर 3 गुणे 4 अवयव की रचना करनी है। याद करो 3 गुणे 4 का क्या मतलब है? इसमें 3 पंक्तियां हैं और इसमें 4 स्तंभ हैं। 3 गुणे 4 क्रम का अवयव हमें बनाना है, अवयव। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से देखो ध्यान दें, यहां पर हमें लिखना है A11 लिखना है, A12, A13 और A14 रखना है। ठीक है, यहां पर देखो 1 2 3 4 स्तंभ रखना है। पंक्तियां एक ये हो गई, दूसरी पंक्ति हो जाएगी A21, A22, A23 और A24 और इसके बाद यहां पर देखो तीसरी पंक्ति A31, A32, A33 और A34 रखोगे। इतनी बात ठीक है बच्चों? यहां पर देख सकते हो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। इसी प्रकार ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, ये चौथा स्तंभ। तो ये अवयव आपका 3 गुणे 4 क्रम का हो गया, जो हमसे पूछा गया है। अब इसमें यहां पर हमें जो अवयव हैं वो यहां पर दिए गए हैं। पहला अवयव तो ऐसे दिया गया है कि Aij बराबर दिया गया है, कितना है 1 बटे में 2 और यहाँ मॉडुलस में लिखा है माइनस में 3i प्लस जे, ऐसा लिखा है। ठीक है, और यहाँ दूसरा यहाँ प्रश्न है जो इस प्रकार से है कि Aij बराबर 2i माइनस जे है, 2i माइनस जे है। एक प्रश्न जैसा करोगे बिल्कुल जस्ट दूसरा भी प्रश्न वैसा ही करना है। यहाँ पर देखो ध्यान दें, ये 3 गुणे 4 क्रम का जो अवयव है उसके ये आपके अवयव हैं। तो बस हमें A11 ले आना है, A11 ये ढूंढना है। कहां से? यहां से। देखो ध्यान दें, पहला भाग इसका है, इसमें हमें क्या करना है? Aij बराबर 1 बटे 2 और यहां से माइनस 3i प्लस जे, ये हमारा देखो एक अवयव है कोई। ठीक है, इसमें हमें A का मान 1 लिखना है, सॉरी I का मान 1 लिखना है। J का मान अगर 1 लिख दिया जाए तो हमें देखो यहां से देखो ध्यान दें 1 1, I का मान 1 लिखोगे, J का मान 1 लिखोगे तो A11 मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो 1 बटे 2
और यहाँ पर मॉड में लिखना है -3 आई का मान 1 और जे का मान 1 लिखोगे। ठीक है, आई का मान 1 जे का मान 1 रखने पर यहाँ ऐसा लिख दें। ठीक है, तो आप देख सकते हो जब मॉड होता है ना मॉड, तो मॉड में माइनस तो होता नहीं है, माइनस यहाँ खत्म कर लेते हैं। माइनस में 3 प्लस में 1, तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस खत्म करेंगे 2 बचेगा, 2/2 करोगे तो यहाँ पर ये देखो 1 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, थोड़ा बड़ा सवाल है, ध्यान से समझना है। अब हमें देखो दूसरे अवयव की जरूरत है, A12 अवयव चाहिए। हमने A11 तो ज्ञात कर लिया 1 होगा, अब A12 की जरूरत है। तो यहाँ पर i का मान देखो 1 है, j का मान 2 है, तो अब हमें i बराबर 1 और j बराबर 2 रखना है। ठीक है, रख लेते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, इसमें रखना है i का मान 1, j का मान 2 लिखोगे, बराबर में 1/2। यहाँ देखो माइनस में 3 i का मान 1 प्लस j का मान 2 लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस का 3 प्लस का 2, माइनस का 1 बचेगा। माइनस लिखते नहीं है तो हमें क्या लिखना है, 1/2 लिखना है। ठीक, अगला देखो, यहां से हमें अब ये i का मान 1, j का मान 3 लिखना है। i बराबर 1 लिखना है, j का मान 3 रखना है। ठीक है, यहां रख देते हैं, हमें तीसरा अवयव मिल जाएगा, A13 मिल जाएगा। यहां देखिए 1/2 लिखोगे और यहाँ पर माइनस में 3 i का मान 1 लिखोगे प्लस j का मान हम 3 लिखेंगे। ठीक है, -3 + 3 ये 0 हो जाएगा और 0 में 2 का भाग ये देखो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये चौथा अवयव, इसमें i का मान 1 है, j का मान 4 है, तो अब हम i बराबर 1 लिखेंगे, j बराबर 4 लिखेंगे, 4 रखने पर। ठीक है, यहाँ रख देते हैं। देखो A14 बराबर, यहाँ पर देखो i का मान कितना लिख लिया हमने, i का मान लिख लिया, ये है ना i का मान 1, j का मान 4 बराबर, इसमें देखो 1/2 हमारा ज्यों का त्यों, और यहाँ पर मॉडुलस में लिखना है -3 × 1 और प्लस ये j का मान हमें 4 रखना है। ठीक है, 4 में से 3 घटाओगे 1 और बटे में 2 है, तो ये अवयव हमें 1/2 मिल जाएगा। यहाँ पर देखो हमने इस पूरी पंक्ति के अवयव हमने चारों अवयव ज्ञात कर लिए, 1, 1/2, 0 और 1/2। इसी प्रकार बिल्कुल दूसरी वाली पंक्ति के अवयव ज्ञात करेंगे, फिर तीसरी वाली पंक्ति के अवयव ज्ञात करेंगे और फिर इसमें यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा काम है। यहाँ देखो अब हमें ये अवयव ढूंढना है, i का मान 2 लिख दो, i बराबर 2 और j बराबर कितना लिखना है, 1 रख दें। यहाँ पर देखो ध्यान दें, कहाँ रखोगे, इसमें रखो, यही तो है। देखो ध्यान दें, i का मान 2 और j का मान 1, तो A21 हो जाएगा। यहाँ लिखोगे 1/2 और यहाँ मॉडुलस में लिखना है -3 × 2 + 1। ठीक है, यहाँ पर i का मान 2 लिखोगे और j का मान हम 1 लिखेंगे। 3 दूनी 6, माइनस का 6 प्लस का 1, तो माइनस का 5 बचेगा। माइनस लिखना नहीं होता है, 5 और बटे में 2 है, तो हम यहाँ 5/2 लिखेंगे। ये अवयव हमने ढूंढ लिया। अब यहाँ पर देखो 2 है ना, तो i का मान 2 लिखोगे, j का मान हम 2 लिखेंगे। ठीक है, 2 लिख दें, i का मान 2, j का मान 2। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा A22 बराबर 1/2 और यहाँ मॉडुलस में लिखना है -3 × 2 + 2। 3 दूनी 6, 2 घटाओगे माइनस का 4, माइनस लिखना नहीं है तो 4 हो जाएगा। 4 में 2 का भाग करोगे 2 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखो i का मान 2 रखना है और j का मान हमें 3 लिखना है। देखो 2, 3, ठीक है, रखने पर फिर देखो ध्यान दें, i का मान 2, तो 2, 3 बराबर। ठीक है, i का मान 2, j का मान 3, बराबर का निशान लगाओ, 1/2 लिखो। यहाँ मॉड में लिखना है -3 × 2 + 3। 3 दूनी 6 में से 3 घटाओगे, माइनस का 3, माइनस लिखना नहीं है, 3 और बटे में 2, तो यहाँ से 3/2 हमें मिलेगा। ठीक है, अगला देखो ये वाला, i का मान तो 2 लिखना है और j का मान हमें 4 रखना है, j का मान 4 रखना है। ठीक है, तो यहां से देखो फिर वही काम करना है, A24 बराबर 1/2 लिखोगे और मॉडुलस में लिखना है -3 × 2 + j का मान 4 लिखो। ठीक है, तो यहां से माइनस का 6 और 2 4 जब जोड़ोगे तो माइनस का 2 मिलेगा, लेकिन माइनस तो लिखना नहीं है, 2 हो जाएगा। 2 में 2 का भाग करोगे तो यहां से देखो 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां भी देखो चारों अवयव ज्ञात हो गए, ये वाली रो के चारों अवयव 1, 2, 3, 4 चारों अवयव ज्ञात कर लिए।
अब यहाँ पर देखो इस वाली रो पर नंबर आ जाओ भाई, क्या करते हैं, आई का मान 1 लिखते हैं, आई बराबर 1 और जे बराबर हम आई का मान 3 और जे का मान 1 रखने पर, ठीक है, रख लें। देखो यहां पर रखेंगे A31 हो जाएगा जी। अब यहां देखो 1/2 और मॉडुलस में क्या करना है, माइनस का 3 गुणा 3 और प्लस 1, ठीक, बराबर माइनस का 9, 1 इसमें जोड़ोगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस लिखना नहीं है, 8 हो जाएगा, 8 में 2 का भाग करोगे 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो यहां रख देते हैं। अब इसको देखो, आई का मान कितना लिखोगे, आई बराबर हम लिखेंगे 3 और जे बराबर हम लिखेंगे 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा A32 बराबर, यहां समझो 3 2, यहां भी इसी प्रकार 1/2 और यहां पर मॉड में लिखना है माइनस में 3 गुणा 3 और प्लस जे का मान 2, 3 3 का 9, माइनस का 9, 2 जोड़ोगे माइनस का 7, माइनस लिखना नहीं है तो 7/2 लिख दें, कितना लिखेंगे 7/2। इसके बाद देखो आई का मान 3 जे का मान 3, तो आई बराबर 3 लिखो, जे बराबर 3 लिखो, रखने पर सिंपल बात, बिल्कुल सिंपल। यहां भी देखो वही काम करना है, आई का मान हम 3 लिख दें तो A33 हो जाएगा, 3 आई का मान 3 ही जे का मान, तो ये हो जाएगा बराबर 1/2 और यहाँ मॉडुलस में लिखना है माइनस में 3 गुणा में 3 प्लस में 3, 3 3 का 9, माइनस का 9 प्लस 3 माइनस का 6, माइनस लिखना नहीं है, 6/2 मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है। और अंतिम आपका ये अवयव है जिसमें आई का मान लिखना है 3 और जे का मतलब यहाँ जे का मान 4 रखना है, ठीक है, जे का मान 4 रख दें तो ये हमें A34 मिल जाएगा, 3 4। यहां देखिए बराबर 1/2 और यहां मॉडुलस में लिखना है -3 गुणा में 3 प्लस में 4, 3 3 का 9, माइनस का 9, 4 जोड़ोगे माइनस का 5, माइनस लिखना नहीं है तो भाई हम लिखेंगे 5/2, ठीक। ये हमने अवयव निकाल लिए। अब सब अवयव निकाल लिए तो बस इसमें यहां पर आप मान रख दो, समझो ये आपका आंसर आ जाएगा। 11 A11 क्या है, A12 क्या है, A13 क्या है, A14 क्या है, ये हमने सब निकाल लिए। देखो A11 ये रहा, 1 लिखना है, फिर A12 ये 1/2 लिखना है, फिर आपको यहां पर 13 ये 0 है और A14 और A14 आपका 1/2 है, ठीक है। 4 अवयव आपके हो गए पहली वाली पंक्ति के। अब दूसरी वाली पंक्ति के अवयव देखो, A21 यहां पर है, A21 बराबर 5/2 है तो यहां लिख देते हैं 5/2। 2 ये 2 है, इसको 2 लिख दें, यहां 3/2 लिख दें और यहां पर आपको 3/2 ये है ना, और फिर यहां पर आपका ये 1 है। इसके बाद देखो 3/1 ये है, 3/1 यहां पर कितना है, ये 4 है, और 3/2 ये 7/2 है, और यहां पर ये 3/3 ये 3 है, और यहां पर ये 3/4 ये 5/2 है। बच्चों यहां पर 5/2 लिख दें और समझो ये आपका आंसर आ जाए, ठीक है। यही हमसे पूछा गया 3 गुणे 4 क्रम का जो अवयव है, इसके अवयव हमने ढूंढ लिए और इन अवयवों को यहां लिख लिया, यही आपका आंसर है। बहुत आसान से सवाल। इसी तरीके से बिल्कुल आपको ये सेकंड जो पार्ट है उसको भी आपको करना है। अवयव तो आपका यही है, बिल्कुल यही अवयव बनाना है, बस इसके अवयव यहां से बदल जाएंगे। आई का मान 1 लिखोगे, जे का मान 1 लिखोगे तो यहाँ आई का मान 1, जे का मान जब 1 लिखोगे तो ये अवयव आपका ये वाला बन जाएगा। बिल्कुल सिमिलर तरीका से आपको इसी प्रोसेस से करना है। सारे अवयव ये आपको ढूंढने हैं यहां से, इसमें मान रख के, और इस तरीके से आपका सार्डिक बन जाएगा, सॉरी अवयव बन जाएगा, ठीक है। तो इसको बच्चों हल कर लें, आप खुद कर लें, अच्छे से कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। इसको रब करके क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। 6वें प्रश्न में लिखा है एक्स बाई जेड के मान बताओ। क्या करना है, एक्स बाई जेड के मान बताना है। 6वां प्रश्न और इसका पहला भाग है ये, है ना। इसमें लिखा हुआ है कि एक तो अवयव आपका है, देखो ये 4 3 और ये है x और ये है 5,
और ये बराबर काय के है। दूसरा अवयव आपका यहाँ है y और z, दूसरी ये 1 5। ये इस तरीके से दो अवयव हमें बराबर बराबर दिए गए हैं। यहाँ पर जब दो अवयव आपस में बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। शर्त ये होती है कि अवयव दोनों बराबर तब कहे जाते हैं जब समान कोटि के होते हैं तथा उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो समान कोटि के हैं, संगत अवयव आप बराबर कर दो, बस x y z के मान हमें मिल जाएंगे। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करो तो देखो ध्यान दें 4 बराबर y, मतलब y बराबर 4। यहां देखो 3 बराबर z, मतलब z का मान 3। x बराबर 1, यहां आप x बराबर 1 लिखो। 5 बराबर 5 तो है ही है। तो बस ये हमें x y z तीनों के मान पूछे गए थे। एक लाइन का है, इसमें कुछ भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल आसान। इसी टाइप का आपका देखो दूसरा एक और यहाँ पर दिया गया है, ये भी आपका बिल्कुल आसान सही है। दूसरा पार्ट है इसका। यहाँ पर देखो एक अवयव दिया गया है x प्लस y और 2, ये पहली पंक्ति है। दूसरी पंक्ति पर है आपका ये 5 प्लस z, क्या है 5 प्लस z, और यहाँ है x इंटू y, और ये बराबर का निशान लगा के दूसरा अवयव यहाँ पर दिया गया है। पहली रो पर है 6 2 और यहाँ दूसरी रो पर है 5 8। इस तरीके से इसमें भी आपसे पूछा x y z के मान बताओ, तो बच्चों इसमें भी संगत अवयवों की तुलना करनी पड़ेगी। क्योंकि दोनों अवयव समान है तो संगत अवयव देखो इसका संगत ये है तो इसको इसके बराबर करो। 2 2 बराबर तो है ही है, इसको इसके बराबर करें और x इंटू y का मान 8 के बराबर कर दें। तो यहां भी आपको लिखना है संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर। ठीक है, कर देते हैं तुलना। देखो x प्लस y बराबर तो 6 है, x प्लस y बराबर 6 है, और यहाँ 2 बराबर 2 तो है ही है। देखो इस पर हम एक नंबर डाल दें। यहाँ पर देखो 5 प्लस z बराबर यहाँ कितना है, 5 प्लस z बराबर 5 है, ये दूसरा हो गया। यहाँ x इंटू y बराबर 8, x इंटू y बराबर 8, ये आपका तीसरा हो गया। 3 आपके ये समीकरण हैं, इनको हल करो, x y z के मान मिल जाएंगे। बिल्कुल आसान तरीका। तो को यहाँ से z का मान तो अरे बहुत आराम से मिल जाएगा। यहाँ समीकरण जो 2 है दूसरा, इसको हल करोगे तो z बराबर यहाँ से देखो 5 माइनस 5 मतलब 0 हो जाएगा। 5 माइनस 5 बराबर 0, ये प्लस का 5 है, इधर ले जाओगे माइनस का 5 हो जाएगा। तो z का मान तो देखो 0 हो गया। एक तो आंसर हमारा मिल गया, एक तो हमें z का मान मिल गया। अब हमें यहां से समीकरण 1 और 3 से हल करके हमें x और y के मान ज्ञात करने। बड़े आराम से देखो यहाँ 2 विधियां हो सकती हैं। या तो आप यहां से x या y का मान निकालें, x का मान निकालें इसमें रख दें, y के पदों में एक वर्ग समीकरण बन जाएगा, उसको हल कर लें। या y का मान निकालो तो x के पदों में वर्ग समीकरण मिल जाएगा। दूसरा तरीका और हो सकता है कि अगर x प्लस y में एक समीकरण है और x इंटू y में एक समीकरण है तो हम x माइनस y में एक समीकरण और ज्ञात कर लें। तो x माइनस y और ये x प्लस y में 2 समीकरण मिल जाएंगे, दोनों को हल करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो यही प्रोसेस हम बनाएंगे। देखो ध्यान में, यहाँ पर x प्लस y में एक इक्वेशन है, x इंटू y में इक्वेशन है, तो आप x माइनस y में एक इक्वेशन यहाँ लिख लें। x माइनस y का होल स्क्वायर बराबर पूर्ण वर्ग अगर के पदों में लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 4x इंटू y। ठीक है, हमने पूर्ण वर्ग बना के लिख लिया। x माइनस y का होल वर्ग बराबर होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy। तो यहाँ पर हमने 2xy प्लस का जोड़ दिया, इसका ये x प्लस y का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस का 2xy घटाया तो माइनस माइनस 4xy हो गया। थोड़ा सा इसको हल करना चाहो तो देखो करके दिखा देते हैं, मेरे ख्याल से आप कंफ्यूज हो जाओगे तो हम करके दिखा देते हैं। देखो यहां से x माइनस y का होल स्क्वायर जो होता है क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस में 2xy होता है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ऐसा लिख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस में 2xy, हमने 2xy प्लस में जोड़ दिए।
2x/, जोड़ दिए तो भाई 2 हमें घटाना भी पड़ेगा, तो यहां पर हम 2x/, यहां घटा भी देते हैं, और ये आपका माइनस में 2x/, जैसा लिखा है वैसा ही लिखा है इनमें। तो अब बच्चों यहां से हमने ऐसा क्यों किया था, इसको हमने पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ऐसा किया था कि आपका x + y का होल वर्ग बन जाए। यहां से देखो ये माइनस में 2 और माइनस का 2, तो माइनस का 4x × y हो जाएगा। अब यहां देखो, अब जो हमने डायरेक्ट सूत्र बताया था वो आपका ये हो गया, ठीक है। अब यहां से x + y का मान देखो रख दें 6 और इसका स्क्वायर, फिर -4, x × y का मान लिख दें, x × y का मान 8, तो यहाँ 6 का स्क्वायर 36 होता है, -8 चौको 32 होता है, 36 में से 32 घटाओगे 4 बचेगा, तो इसका वर्गमूल लें, तो यहाँ से ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगा कि x ऋण y बराबर 2। ध्यान दें ये 4 है ना, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो x - y बराबर 2 एक नया इक्वेशन बन गया, मान लेते हैं 4 नंबर है। बस इसी को इसके नीचे देखो x + y बराबर 6 रख दें, और इनको दोनों को जोड़ के हम x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। जब जोड़ोगे तो यहाँ से 22 कैंसिल हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, और यहाँ 2 और 6 8 हो जाएगा, जबकि x का मान 2 से डिवाइड करोगे 4 मिल जाएगा, ठीक है। x का मान हमें 4 मिल गया। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में रख दें, y का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 में क्या यहाँ लिख दें, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, यहां रख लेते हैं, x का मान लिख दें 4 + y का मान ज्ञात करना है, बराबर में है 6, तो y बराबर 6 - 4 मतलब y का मान हो जाएगा 2। ये बच्चों इसका देखो आंसर हो गया, x का मान 4, y का मान 2 और z का मान 0। यहां पर x, y, z के जो मान पूछे गए थे वो ज्ञात हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट है। बिल्कुल जस्ट तीसरा जो पार्ट है उसमें भी x, y, z के मान आपसे पूछे गए हैं, आप चाहो तो उसको बड़े आराम से खुद भी कर सकते हो, ठीक है। बस संगत पदों की तुलना करोगे, 3 इक्वेशन बन जाएंगे, और फिर इनको आपस में जोड़ घटा के x, y, z के मान ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों 7वां जो प्रश्न है उसको देखो। 7वां प्रश्न भी लगभग वैसा ही है, बिल्कुल एकदम सिमिलर है, कुछ बहुत ज्यादा इसमें भी नहीं है। हमें यहां भी संगत पदों की तुलना करके और समीकरण बनाने हैं, फिर इनको हल करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है बिल्कुल एकदम सिंपल है। देखो ध्यान दें, यहां भी समीकरण हमें दिया गया है इस तरीके से कि ये एक अवयव है जिसके अवयव है यहाँ a - b, और यहाँ है 2a + c, और दूसरी जो पंक्ति है उसमें है 2a - b, और यहाँ पर 3c + d, और ये बराबर में देखो यहाँ पर दिया गया है -1, यहाँ है 5, और यहाँ 0, और यहाँ 13 है, और इसमें ABCD से मान हमें A पूछा गया है, B पूछा गया है, C का मान पूछा गया है, और D का मान भी पूछा गया। ये हमारा प्रश्न है। कैसे करोगे, संगत अवयवों की यहां भी तुलना करनी है। देखो ये इसके संगत है, तो आपको यहां पर देखो लिख देते हैं, संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की जब तुलना करोगे तो a - b बराबर देखो -1 हो जाएगा। ध्यान से समझो, a - b बराबर -1। यहां से देखो 2a + c है वो बराबर 5 हो जाएगा। देखो यहां पर ये सेकंड नंबर हो गया। 2a - b बराबर 0 हो जाएगा। 2a - b बराबर हम 0 लिख दें, ये तीसरा नंबर हो गया। और यहां से 3c + d बराबर हम यहां पर 13 लिखेंगे, यहां पर चौथा नंबर हो गया। चूंकि ABCD 4 संख्या है, और 4 संख्याओं को जब हल करके हमें 4 अज्ञात संख्याओं के मान ज्ञात करने होते हैं, तो निश्चित रूप से हमें 4 समीकरण की जरूरत होती है, जो हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिए। अब इनको हल करके किसी तरीके से हम ABCD के मान ज्ञात करें, बहुत आसान काम है। एक तो काम देखो यहां से हम कर सकते हैं कि इन दोनों में देखो A B में एक समीकरण ये है, A B में एक समीकरण, मतलब पहला और तीसरा, इन दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ो नहीं बल्कि घटा दो, तो B से B आपकी कैंसिल हो सकती है। यहां लिख लें समीकरण 1 व 3 को घटाने पर, आप आपस में इनको घटा लें। देखो ऐसे अगर गलती हो जाए तो इनको आप लिख लिया करो, a - b बराबर -1,
और यहाँ से देखो 2a माइनस बी बराबर 0, आप इनको घटाओगे तो निशान ये चिन्ह जो है ना वो बदल जाते हैं, है ना, घटाने पर सारे साइन बदल जाते हैं। यहाँ से देखो b से b आपका कैंसिल हो जाएगा, a में से 2a घटेगा तो माइनस का a और बराबर यहाँ देखो माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल करोगे तो a का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस a के मान को यहाँ रखोगे c का मान ज्ञात हो जाएगा, a के मान को यहाँ रखोगे b का मान ज्ञात हो जाएगा, और इसके बाद में यहाँ जब c का मान यहाँ से ज्ञात किया था उस c के मान को यहाँ लिखोगे, d का मान ज्ञात हो जाएगा। मेरे ख्याल से कर सकते हो। फिर से समझो, a का मान भाई अगर हम यहाँ इस समीकरण अथवा इस समीकरण में कहीं भी रख दें तो हमें b का मान मिल जाएगा, और फिर इस b के a के मान को यहाँ भी रख सकते हो, देखो यहाँ रखोगे c का मान मिल जाएगा, और ये c का मान आप यहाँ रखोगे d का मान मिल जाएगा। तो इस तरीके से a b c d चारों के मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ये अब जो बकाया है आपको करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से किसी प्रकार की बच्चों कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, आप बड़े आराम से इन सवालों को कर सकते हो। और फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर जाकर के भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आगे अब आपके बहुविकल्पी प्रश्न बिल्कुल एकदम बेहद आसान से प्रश्न हैं। इसमें 8वां प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, देखिए 8वां प्रश्न क्या है। 8वें प्रश्न में लिखा है कि एक आपका कोई अवयव है और ये आपका अवयव AIJ इस टाइप का है, इसमें इसका जो क्रम है वो लिखा है m गुणे n क्रम का एक वर्ग अवयव है। क्या है ये? वर्ग अवयव। तो बच्चों आपको पता है वर्ग अवयव क्या कब होता है? वर्ग अवयव के लिए जितनी पंक्तियां होती हैं उतने ही स्तंभ होने चाहिए। स्तंभों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या यदि होती है तो अवयव आपका वर्ग अवयव होता है। बच्चों यहाँ पर ये क्या है? ये है पंक्ति, ये क्या है? ये पंक्ति। ये क्या है? ये आपका स्तंभ है। तो यहां से m गुणे n क्रम का ये आपका वर्ग अवयव है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर m और m होना चाहिए, मतलब जितनी पंक्ति, ये पंक्तियां हैं ये स्तंभ है, तो ये पंक्तियां अलग हैं स्तंभ अलग हैं, इसका मतलब ये वर्ग अवयव नहीं है। वर्ग अवयव होगा तब जब m गुणे m का हो, मतलब m n दोनों बराबर हो जाएं। देखो वर्ग अवयव के लिए क्या शर्त होती है? वर्ग अवयव के लिए शर्त होती है m बराबर n, मतलब स्तंभ पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या होती है। ये पंक्तियां जितनी हों उतने ही स्तंभ होते हैं, तो निश्चित रूप से ये क्या होता है? वर्ग अवयव होता है। तो m बराबर n विकल्प सही होता है। इसमें ध्यान से देखो m बराबर n कहीं लिखा है, c विकल्प है वो आपका सही है। ठीक है, इसी टाइप में बच्चों 9वां सवाल जो लिखा है उसमें लिखा है युग्म समान है तो x और y के मान बताओ। मेरे ख्याल से इसको तो आप कर सकते हो। अगर युग्म समान होते हैं तो संगत अवयव बराबर होते हैं, बस संगत अवयव बराबर करके रखोगे तो निश्चित रूप से x और y के मान जो हमसे पूछे गए हैं वो आप ज्ञात कर सकते हो बड़े आराम से। किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ नहीं होनी चाहिए, इसको आप कर सकते हो। इसके बाद बच्चों नीचे एक और सवाल दिया गया है 10वां, 3 गुणे 3 कोट के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी? 3 गुणे 3 कोट के अवयवों की ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है? प्रत्येक प्रविष्टि 0 है या 1 है। तो बच्चों बहुत आसान सी बात है कि 3 गुणे 3, इसका मतलब उसमें अवयव में 9 अवयव हैं। कितनी प्रविष्टियां हैं? 9 प्रविष्टियां हैं। यहां पर प्रत्येक प्रविष्टि को भरने के लिए या तो कहा गया है 0 से भर सकते हैं या 1 से भर सकते हैं। तो यहां से आप समझ सकते हो कि अगर 0 से भरोगे तो 0 से भरने के कुल प्रकार कितने होंगे बच्चों? ठीक है, 0 से भरने के कुल प्रकार कितने होंगे? क्योंकि कुल अवयव आपके 9 हैं, कुल अवयव बराबर कितने हैं? 9 हैं, या ये कहें कुल प्रविष्टियां 9 हैं। तो यहां पर प्रत्येक प्रविष्टि ऐसे ही लिख दे, है ना, कि भरने प्रत्येक प्रविष्टि को 0 से भरने के प्रकार कितने होंगे बता सकते हो? 2 की पावर 3 का 9 है ना, 2 की पावर 9 होंगे। कितने होंगे? 2 की पावर 9 होंगे। तो 2 की पावर 9 का मतलब होता है कितना? 512। कितना होता है? 512। इसका मतलब
जो अवयव बनेंगे वो कितने बन सकते हैं? टोटल 3 गुणे 3 क्रम के अवयवों की कुल संख्या 512 होगी। तो बच्चों यहाँ पर विकल्प नंबर डी सही है। क्या है? ऐसे कुल अवयवों की संख्या 512 होगी। आपको ये लिखना है, कुल अवयवों की संख्या। कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी? आपको यहां लिखनी है कुल अवयवों की संख्या बराबर 512 होगी। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसके बाद बच्चों अगला आपका जो टॉपिक आ रहा है वो है अवयवों पर संक्रियाएं। संक्रियाओं का मतलब जानते हो? अवयवों को जोड़ना कैसे होता है, अवयवों को कैसे घटाया जाता है, और खास बात अवयवों का गुणा करना थोड़ा सा कठिन है। ध्यान से समझने वाली बात है, बाकी बहुत ज्यादा कुछ ऐसी समस्या नहीं है। तो ये सब कुछ आपको अवयवों पर संक्रियाएं और इसके बाद अवयवों के योग के जो गुणधर्म हैं उनको पढ़ना है। ठीक है, ये सब कुछ आपको अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट करना है। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगले वाले लेक्चर के लिए बहुत ही जो महत्वपूर्ण है उसको आप जरूर अटेंड करेंगे। ठीक है, और इन जो यहाँ पर तो बेसिक सारी चीजें थी, किसी प्रकार में बहुत ज्यादा कुछ समस्या वाली बात नहीं, छोटी छोटी सी बातें। अवयव कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, अवयव कितने प्रकार के होते हैं ये यहाँ पर बताया गया है। और दूसरी बात ये कि समान मतलब अवयवों को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। यदि एक अवयव का कोई अवयव दिया जाए AIJ, तो उससे हम 3 गुणे 3 या 3 गुणे 2 क्रम का अवयव कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये टाइप के सारे सवाल यहाँ पर इस एक्सरसाइज में थे। ठीक है, और अगली वाली जो एक्सरसाइज है जो कि हमने बताया बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम अगले वाली वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो भैया वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भेज दिया करो, धूम धड़ाका करके मजेदार पढ़ोगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते जरूर रहो। बाय।